कैसे हो बच्चा बाटी? बस चालू करें 2 मिनट। बच्चा बाटी मजा माँ कैसे हो? चलो, आज है जो स्ट्रीक नंबर 1, नया चैप्टर चालू हो रहा है बेटा। जो जो नए बच्चे हैं वो लोग कर दीजिए नो, और जो पुराने बच्चे हैं वो लोग कर दीजिए यस। अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो नो कर दीजिए। स्ट्रीक क्या है सब समझाऊंगा आपको, मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। पुराने बच्चे कर दीजिए यस। जय पप्पी यस। आहा, वैसे आज अब सारे बड़े चैप्टर लगभग हो गए। थर्मोडायनेमिक्स एक बड़ा चैप्टर बचा है। अब लगभग हर वीक एक चैप्टर पूरा होता जाएगा। अब हर चैप्टर 4 दिन 5 दिन 4 दिन 5 दिन का चैप्टर रहेगा। अब सब चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर है। ये 5 लेक्चर का चैप्टर है, अप्रोक्सीमेटली छोटा सा चैप्टर है। अगला चैप्टर लेक्चर भी सेम इस टाइप का रहेगा। तो सारे छोटे चैप्टर बचे हुए हैं। आपका 50% सिलेबस हो गया है अभी, ठीक है। तो जैसे ही अपना खत्म हुआ लास्ट चैप्टर, 50% सिलेबस अपना खत्म हो चुका है। तो मोटे मोटे जो आपको नीड के हिसाब से नापा जाए तो आपके चैप्टर्स होते हैं बेसिक मैथ्स, फिर होता है वेक्टर। टेक्निकली जो नीड के अकॉर्डिंग चैप्टर डिवीजन होता है, ठीक है। बेसिक मैथ्स, वेक्टर आता है, फिर यूनिट एंड डायमेंशंस आता है, फिर मोशन स्ट्रेट लाइन आता है, मोशन इन प्लेन होता है, एनएलएम होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर होता है फ्रिक्शन, ये होता है सर्कुलर मोशन। अब 11th क्लास में जो कि अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है, जो कि आपको स्कूल की एग्जाम भी देनी होती है बेटा, ठीक है। 11th में थोड़ा सा अपन कैसे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। आवाज आ रही है ना सबको बराबर? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? एक सेकंड में रिलोड कर रहा हूँ, थोड़ा कमेंट नहीं दिख रहा है मेरे को बेटा। हाँ, 2 ब्लॉक सिस्टम होगा ना बेटा? किसने बोला? आज ही होगा, ठीक है। आज लेक्चर के एंड में 2 ब्लॉक सिस्टम पढ़ेंगे। सिंपल सिंपल बात है बेटा, आज बहुत सिंपल सा लेक्चर है, बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। हाँ, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा था बेटा। अब आप जब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखते हो, बेसिक मैथ्स एनसीईआरटी में नहीं होता। वेक्टर एनसीईआरटी ने 3 पार्ट में बांट दिया है। कुछ मोशन एंड प्लेन में दे रखा है। बचे हुए चैप्टर की बात करें इधर, जो भी बचे हुए हैं, तो वर्क एनर्जी पावर या वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर जो भी आज स्टार्ट होगा चैप्टर बेटा। इसके बाद आज ही अपन 2 ब्लॉक सिस्टम भी करेंगे जो हल्का सा बचा हुआ है। वर्क एनर्जी पावर होगा। फिर आता है मोमेंटम कोलिजन वाला चैप्टर, मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन वगैरह। फिर रोटेशनल मोशन आता है। कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पर मैकेनिक्स मेजर का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर मैकेनिक्स का सेकेंड पार्ट आता है जिसमें आता है ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन आता है बेटा। फिर ग्रेविटेशन का जाता है आपका सॉलिड्स, फ्लूइड्स। सॉलिड्स तो 1 दिन का चैप्टर, इतना छोटा चैप्टर होता है, 1 दिन या बहुत हुआ तो 2 दिन में हो जाता है। वो अब सारे छोटे छोटे चैप्टर, बड़े बड़े चैप्टर है ही नहीं। सब बड़े बड़े चैप्टर, सब बेसिक वाले चैप्टर सब कुछ हो चुका है, ठीक है। फिर आता है आपका थर्मल यूनिट, थर्मोडायनेमिक्स सारे यूनिट्स आ जाते हैं। उसमें आता है अलग टाइप का फिजिक्स होता है, केटीजी होता है। देन आपका थर्मल 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 या हीट ट्रांसफर बोल लो आप, हीट ट्रांसफर होता है। जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आए होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन वगैरह, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, उनके डिटेल की थोड़ी सी बात होती है। फिर उसके बाद हो जाता है आपका थर्मोडायनेमिक्स होता है। ये बड़ा चैप्टर होता है, ये 2 वीक 3 वीक खाता है। ये इकलौता बड़ा चैप्टर अब बचा हुआ है, बाकी सारे बड़े बड़े चैप्टर अपने हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। हीट थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है, इसके बाद आता है एसएचएम, और आखिरी चैप्टर होता है वेव्स। ये आपका सिलेबस होता है टोटल। अब वेक्टर जो आपका जो है, आधा यहाँ है, आधा यहाँ है, आधा यहाँ है। अपन ने पूरा एक बार में पढ़ लिया है, अपन ने पूरा इसमें ही पढ़ लिया था, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन अपन ने, ये चैप्टर ऐसा कैसे एनसीईआरटी में, मोशन स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी में, मोशन प्लेन एनसीईआरटी में, लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी में, फ्रिक्शन जो है इसमें ही दे रखा है, सर्कुलर मोशन इन दोनों में बांट रखा है। तो ये भी अपना हो चुका है। इतना सिलेबस अपना हो गया जिसमें सबसे बड़े बड़े चैप्टर्स थे।
अब छोटे छोटे चैप्टर है, 5 के 5 लेक्चर के सारे ये वाले हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन भी 5 लेक्चर का मान लो, सॉलिड्स है 1 या 2 लेक्चर का, फ्लूइड है 3 से 4 लेक्चर का, केटीजी सिंगल 1 लेक्चर का, बहुत हुआ तो 2 लेक्चर लग जाते हैं। हीट ट्रांसफर अपने आप में ले लेता है 3 लेक्चर मान लो, 3 लेक्चर बहुत है, 2 लेक्चर या 3 लेक्चर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इसमें भी। थर्मोडायनेमिक्स एक बड़ी यूनिट है बेटा, जिसमें 10-1 लेक्चर जाएंगे अपने। एसएचएम फिर 5-6 लेक्चर का, वेव्स फिर 5-6 लेक्चर का है। तो अब छोटे छोटे चैप्टर बच गए, अब बड़े बड़े चैप्टर कोई भी नहीं हुए, ठीक है। तो अब आपको एक मोटा मोटा आउटलाइन दी बेटा सिलेबस की, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे बेटा अपन वर्क एनर्जी पावर को। वन ऑफ द, ये इसको पूरा फिजिक्स का मैं सबसे इजीएस्ट चैप्टर बोलता हूँ न्यूमेरिकल वाइज। इसकी पूरी थियरी अपन आज एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। इस चैप्टर आज अपन क्या करेंगे, इसका जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इससे अपन क्या करेंगे, पूरी एनसीईआरटी की थियरी जितनी भी होती है पूरी एनसीईआरटी कवर कर लेंगे आज के दिन में ही। देखो कितना मजा आएगा आपको भी, देखो थोड़ा अलग टाइप से पढ़ेंगे इसको। चलिए, तो डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे और वर्क एनर्जी पावर की पूरी एनसीईआरटी कवर कर लेंगे आज, मैक्सिमम एनसीईआरटी का पार्ट कवर कर लेंगे। आपको इसके बाद में थियरी के लिए एनसीईआरटी खोलनी भी नहीं पड़ेगी, जितने स्कूल में क्वेश्चन बन सकते हैं जो भी हो सकते हैं, आज के लेक्चर में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा और बहुत प्यारा चैप्टर है। इसमें गेम होता है न्यूमेरिकल के टाइप्स का, तो एक दिन में पूरी थियरी करके फिर 4 दिन तक सिर्फ न्यूमेरिकल ही करने हैं अपने को इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं करना है। 4 दिन तक अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। नोट्स अब आपके ऊपर है, थोड़ा सा जो आज कोई न्यूमेरिकल नहीं है तो थोड़ी स्पीड फास्ट रख लेते हैं, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल है नहीं, थियरी है। इसकी डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो। तो 2 चीजें कर सकते हैं अपन, या तो मेल ने ऑलरेडी टाइप करके प्रॉपर लेकर आया, 90% पुराने बच्चे, 10% नए, ठीक है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑलरेडी बहुत सुंदर लैंग्वेज में टाइप करके, तो आपकी इच्छा हो तो डायरेक्ट रेडीमेड आपको दे दूं मैं चीज, और आपकी इच्छा हो कि नहीं सर हमको रेडीमेड नहीं पसंद, हम जो है पूरा लिखेंगे, तो लिख लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। पर थोड़ा स्पीड में लिखना है ना, राइटिंग के ऊपर ध्यान मत देना बहुत ज्यादा कैसी आ रही है। चलो चालू करते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट से, जो ऑलरेडी अपन वेक्टर में एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। कैसे होता है एक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट का भयंकर काम आएगा, भर भर के डॉट 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 प्रोडक्ट की करते रहेंगे अपन। समझते बेटा, रेडी हो? तो लेट्स टॉक अबाउट डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। स्केलर के बीच में होता है और आंसर वेक्टर, सॉरी वेक्टर में होता है और आंसर निकल के आता है स्केलर, इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तरीका क्या होता है, जैसे मैंने बोला ए है 2i + 3j + 4k, और बी ले लो i + 2j + k। बताओ a डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी बेटा, बताओ करके, बहुत बेसिक सवाल है, चलो करके बताइए। a डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी? पहले 2 ब्लॉक सिस्टम नहीं है बेटा, एंड में करेंगे। 2 ब्लॉक सिस्टम में ऐसा है कि बेटा वो टाइम खा सकता है, पूरा लेक्चर भी खा सकता है, तो उसको थोड़ा एंड में रखेंगे अपन। तो पढ़ने वाले बच्चे ही एंड जो क्या होता है, जो बच्चे पढ़ने वाले जनरली नहीं होते वो लेक्चर की स्टार्टिंग में आते हैं, या बहुत सारे नए बच्चे आ जाते हैं लेक्चर की स्टार्टिंग में, जैसे 10% न्यू स्टूडेंट्स है आज, तो उन लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा उसमें। तो एंड में अपन करेंगे, आखिरी के 15-20 मिनट में वो कर लेंगे, तो परफेक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, वैसे भी आज बहुत छोटा सा लेक्चर है, आज अपन थियरी पे फोकस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। कैसे होता है बेटा, तरीका सीख लो बेटा। जो लोग नए आए बेटा, पहली बार पढ़ रहे हैं फिजिक्स आप लोग, डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है बेटा, आई वाले से, जे वाले से, के वाले से। डॉट प्रोडक्ट इज जस्ट लाइक अरेंज मैरिज, अपने कास्ट में होती है, ये अपने बिरादरी के बाहर नहीं जाते। बोला भैया मल्टीप्लाई होना है, बच्चे पैदा करने, कैसे करोगे बेटा? टू जो है वो आई जात का था, उसने बोला यहाँ पर जो आई जात में क्या है 1 है, वो इससे शादी करेगा, तो 2 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आई हट गई, खत्म। 3 2 6 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, और अब आई जे के हट जाता है मल्टीप्लाई होने के बाद, क्योंकि बच्चों की कोई जात नहीं होती है, बच्चे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई कास्ट नहीं, कुछ नहीं, बच्चे सभी प्यारे होते हैं, और बच्चे चीजें करते नहीं, सब बड़ों की गंद, जो पुराने लोग हैं वो लोगों की बकवास हरकतें होती है सारी की सारी। तो अब देखिए भैया फटाफट से इन सबको ऐड कर लो आप, आंसर आ जाएगा 12। ये होता है डॉट प्रोडक्ट करने का सिंपल सा तरीका बेटा।
भाई बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। देखिए जरा, आप लोगों से हुआ नहीं हुआ, कितने लोगों से हुआ ये, और देखिए जरा 82% बच्चों से हुआ। देखो बेटा, मतलब कई लोग बिल्कुल बेसिक भूल गए, जो वेक्टर में पढ़ा था अपन ने, भूल गए ना आप लोग। ऐसी हरकतें ना करो बेटा, साथ में पढ़ो अच्छे से, फायदा हो जाएगा थोड़ा सा। चलो देखो, अगली चीज होती है प्रोजेक्शन, जो अपन ने पढ़ा था इसके अंदर, या एंगल निकालना। कॉस थीटा कैसे निकालते हैं? ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी। प्रोजेक्शन की बात हुई थी, प्रोजेक्शन स्केलर, जैसे मैंने बोला ए का ऑन बी बताओ, मतलब ए का कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा ए, कॉस थीटा ये होता है, ए डॉट बी अपॉन में बी हो जाता था ये। और ए का ऑन बी बताना है प्रोजेक्शन, पर वेक्टर बताना है, वेक्टर प्रोजेक्शन। ये भी ए कॉस थीटा बी कैप, ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी इंटू बी बाय बी स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी अपन, दिस इज ऑल जो अपन लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इतना काम का नहीं होता, बताने के लिए मैंने बता दिया, पूरा अपन पढ़ चुके हैं इस चीज को। पर ये वाला पार्ट जो है इतना काम का नहीं होता, प्रोजेक्शन वाला बेटा। तो इफ यू वांट यू कैन स्किप द प्रोजेक्शन वाला पार्ट। प्रोजेक्शन वाले से सवाल नहीं आते, एक सेकेंड बेटा, प्रोजेक्शन वाले पार्ट से सवाल नहीं आते बेटा। बस ये इतना मैंने पूरा डॉट प्रोडक्ट का एक पेज में रिवीजन करवा दिया। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा, आप इसमें, आपको काम में सिर्फ ये आने वाला है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इस चैप्टर में। अगर आपको ये आ गया है तो यस कर दीजिए, ये वाला इस चैप्टर में कोई काम नहीं आएगा, काम सिर्फ ये और ये पार्ट आएगा, ठीक है बेटा। ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, और ए बी का डॉट प्रोडक्ट आई जे के में निकालना आना चाहिए। इतना अगर आपको आता है तो आप इस चैप्टर के लिए रेडी हो। यस या नो बता दो फटाफट से बेटा, इसमें से इतना आपको आना चाहिए। नहीं पढ़ा है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन नहीं पढ़ाया था मैंने, काम का भी नहीं है। प्रोजेक्शन नहीं है, प्रोजेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, प्रोजेक्शन नहीं समझा है। चलो प्रोजेक्शन फिर आपको बता दूंगा मैं। अभी अगले जिस चैप्टर में अपन इसको देखें, ऐसे प्रोजेक्शन के बारे में कुछ बताना भूल, एक चीज सिंपल सी बात है, प्रोजेक्शन वाला पार्ट जो है वो नॉट इन सिलेबस है, उसमें 30 इयर्स में 0 PYQ। सिर्फ कीड़ा वाला पार्ट होता है, तो जिसको जानना है उसको बता दूंगा मैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बता देंगे इसको भी एक आध क्लास में, इसमें बता दूंगा मैं, ठीक है। टेक्निकली एनसीईआरटी में तो ये पार्ट यहीं पे दिया हुआ है पूरा का पूरा। अपन वेक्टर एक साथ पढ़ते तो अपन वहां पढ़ लेते हैं, तो क्विक रिव्यू हो गया अपने लिए ये चीज। चलो, अगर आपको ये पार्ट आता है तो यस कर देना, ये वाला कोई काम का नहीं आएगा इस चैप्टर में, सिर्फ इतना सा आपको आना चाहिए, ठीक है। अरे भाई, इतना सा आपको समझ में आना चाहिए, बस दैट्स इट। अरे गला बैठ गया यार, और कुछ नहीं, ठीक है। वैसे बताया होगा मैंने थोड़ा बहुत, पर मैंने ये बताया होगा सिलेबस में नहीं है, ठीक है। हैप्पी बर्थडे पीयूष। चलो, काम का जो है वो समझ में आया, इतना आपको आता है तो अपन चैप्टर करने के लिए तैयार हैं। देखो 0%, यस नो पोल ही खराब हो गया तो फिर से एक बार यस नो बता दो, बस इतना सा आपको आना चाहिए बेटा, ठीक है। चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं बेटा। वर्क क्या होता है, आप लोग चाहो तो जो मेरा नोट वाला रट्टा कहेंगे पूरा नोट कर सकता है, बाकी बच्चों को मैं समझा रहा हूँ एक एक चीज इसके अंदर, ठीक है। और समझते हैं, एक एक चीज अपन बहुत डिटेल में समझेंगे। देखो ध्यान से समझना, बहुत सिंपल की शुरुआत होती है वर्क डन की, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। पर ये डेफिनेशन छोटी क्लास तक के लिए बहुत थी, क्योंकि तब कुछ एंगल नहीं हुआ करता था बेटा। समझो, वर्क डन क्या होता है, एक फोर्स ने कितना काम करा। सिंपल सी बात देखो, बहुत सिंपल सी बात देखो, मुझे काम नापने की जरूरत थी, ठीक है। जिसको लिखना लिखना स्टार्ट कर सकता है, बाकी मैं, आप चाहो तो लिखना स्टार्ट कर दो। ये कहाँ गया, डुप्लीकेट मारता हूँ मैं इसको, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ढंग से कुछ कुछ चीजें। तो जिसको लिखना है बेटा वो लिखते रहे चीजें, समझते समझते साथ साथ में, अलग से टाइम देने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है।
मैं बाकी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, आप समझने की कोशिश करो। आप टिप टिप पे समझ लो चीज़ें, बाद में घर पे लिख लेना, ठीक है। चलो, दोनों टाइप के बच्चों का काम हो रहा है। वर्क समझते हैं बेटा, क्यों ये चीज़ निकल कर आई। देखो आपको पसंद है, मेरे को फिजिक्स बिल्कुल कोर में आके पढ़ाना पसंद है। देखो समझो, तो क्या हुआ एक बार समझो, ध्यान से देखना बेटा, देखो ध्यान से देखना। मैंने बोला, मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है। ये डब्बा जाकर इधर जाकर चला गया, 1 मीटर चल गया, ठीक है। देखो समझो, बहुत सिंपल सी बात है, तो मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, डब्बा खिसक गया 1 मीटर, यहां पर आ गया डब्बा। 10 न्यूटन से 1 मीटर खिसकाया डब्बा मैंने, तो मैंने इस पर कुछ काम करा है। अब काम निकालने के लिए मुझे कोई मैथमेटिकल तरीका चाहिए था, तो बोला अरे यार चलो ठीक है। तो उसने बोला जितना फोर्स 1 मीटर चलाने में लगा, जितना फोर्स 1 मीटर चलाने में लगा वही वर्क डन होगा भाई, समझो। अब अगर रोड स्मूथ हुई तो वर्क डन कम हो जाएगा, कम फोर्स में चल जाएगा 1 मीटर। अगर रोड बहुत गंदी सी हुई, खुरदुरी सी हुई, ज्यादा दम 1 मीटर चलाने में दम ज्यादा लगेगा। तो उसने सिंपल टर्म से क्या बोला, 1 मीटर चलाने में जो फोर्स लगा उसे वर्क बोल दिया। अब ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं है बेटा, ठीक है, ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। एक एक करके प्रॉब्लम्स को सही करते जाएंगे, सही डेफिनेशन आ जाएगी। अरे समझ में आया। तो उसको बोला नई यूनिट देनी, जूल बोल देते हैं। तो यहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा आपका, 1 मीटर कितने फोर्स ने चलाया, 10 के फोर्स ने, 10 इंटू 1 10 न्यूटन पर मीटर। चलो सिंपल सी बात है। तो लेट्स से अब यही 10 न्यूटन के फोर्स ने चला दिया 5 मीटर, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ। सिंपल सवाल है भाई, 1 मीटर चलाने में कितना लगा, 10 लगा, 5 मीटर में कितना होगा। हाँ, 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए बेटा 3 पेज छोड़ सकते हो आप, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो, ठीक है। 94% को बहुत बढ़िया क्लियर है, बहुत सेक्सी। देखो क्या होगा वर्क डन, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आराम से बताओ, सोच के बताओ भाई। 1 मीटर चलाने में कितना लगता है, उसे वर्क डन बोलते हैं, वर्क डन हो जाता है। 1 मीटर में लगा था कितना फोर्स से, 10 न्यूटन मीटर था, तो कितना 5 मीटर में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 न्यूटन मीटर हो जाएगा। चलो सबको ये बात समझ में आई, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। यहां से मैंने डेफिनेशन निकाली है भैया, यहां से जब मैंने आगे क्या ये लिख लिया होगा, जिसको लिखना होगा अगले पेज पे फिर से आ जाएगा ये, ठीक है। चलो, तो यहां से मैंने डेफिनेशन निकाली कि वर्क डन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं बेटा किसमें, 9th क्लास में। ये आप बताइए भैया, आप 9th क्लास तक पढ़ लिया आपने, 9th क्लास की बातें हो गई आपकी, अभी 11th की डेफिनेशन नहीं है ये बेटा, इससे भी प्रॉब्लम है। देखो कब कमियां निकालेंगे और सही करेंगे। देखो तो मुझे अगर बोला यहां फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का और भैया चल गए 3 मीटर, बताओ वर्क डन क्या होगा। सिंपल सवाल है बिल्कुल। क्लास आज की डिपेंड करता है बेटा आप कितना लिखने में टाइम लगाते हो। अगर आप लोग सब लोग बोलो कि सर लिखवाओ मत, हम नोट से लिख देंगे, तो 1 घंटे में क्लास हो जाएगी पूरी, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है, थियरी इस चैप्टर की बहुत कम है, सारी थियरी एक साथ हो जाएगी। पर अगर अपन सब लिखते लिखते करेंगे तो फिर 2 घंटे में खत्म होगी, ठीक है। चलो देखो जल्दी बताओ बेटा, 15 न्यूटन मीटर, सही है, सिंपल सिंपल बात है बेटा। देखो चलो, पोल का आंसर क्या आया था, और पोल का आंसर तो आ चुका है ऑलरेडी, सिंपल सा सवाल है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई बेटा, बता। देखो प्रॉब्लम क्या हो गई समझते हैं, नेक्स्ट पेज पे समझेंगे प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट हुई होना।
मैंने बोला यहां मैंने फोर्स लगाया है 40 न्यूटन का, ठीक है, और ये भाई साहब चल गए 10 मीटर, तो वर्क डन क्या होगा? पहला केस। दूसरा केस, यहां मैंने फोर्स लगाया है ऊपर 30 न्यूटन का, अब डायरेक्शन आने लग गए बेटा, और ये भाई साहब चल गए कितना? 10 मीटर। वर्क डन क्या होगा दोनों केस में बताओ बेटा? ध्यान से देखो बेटा, आराम से समझते हैं चीज को, बहुत परफेक्टली समझ में आ जाएगी, ठीक है। सिंपल समझ, बहुत सिंपल सवाल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो 40 से चला 100 मीटर, वर्क डन क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है यार, डायरेक्ट हाथ रहे। 40 से चला 10 न्यूटन, तो 400 न्यूटन मीटर इसका वर्क डन हो गया बेटा। बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं। अगले केस में देखो बेटा, यहां प्रॉब्लम चालू हो गई और यहां पे 9th की डेफिनेशन फेल हो जाएगी। क्योंकि बताओ बच्चों, बहुत सिंपल की बात है, मैं अगर किसी को ऊपर धक्का दे रहा हूं, वो आगे निकल जाए तो तो किसी को ऊपर धक्का दूंगा तो ऊपर जाना चाहिए ना वो चीज, तो थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। ऊपर धक्का दे रहा हूं ऊपर जाएगा, ऊपर धक्का दे रहा हूं इधर निकल गया, तो ये तो मेरा मजाक बन गया। समझो मतलब, समझो तुम किसी आदमी को, ऐसा आदमी से ऐसे कोई ऐसे ऐसे कोई जा रहा है, मैं इधर धक्का दिया, धक्का, वो धक्का, वो ऐसे यूं यूं करके निकल जाए, ऐसे यूं, तो इसमें मेरे तो मजे उड़ गए, मतलब मैंने तो कोई काम ही नहीं करा यहाँ पे। क्योंकि अगर ये फोर्स कोई काम करता 30 वाला, इसका फोर्स पूरा यूजलेस गया, कोई वर्क ही नहीं कर पाएगी। क्यों? ये दम लगाता तो ऊपर जाता ना, ये ऐसे कैसे चला गया सर? कोई और फोर्स कर रहा होगा ये वर्क, अपने को नहीं पता कौन कर रहा होगा, कोई और कर रहा होगा, पर इसका वर्क डन तो 0 है। इसका वर्क डन तो क्या है? 0 न्यूटन मीटर हो गया। तो इससे अपने को क्या मालूम पड़ा? व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखेंगे बेटा, है ना, वर्क डन क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। ये तो डेफिनेशन में कहीं पर था ही नहीं, हमारी डेफिनेशन में था कि कहीं पर नहीं था, मतलब 9th की डेफिनेशन गलत हो गई। देखो ध्यान से अगला, अब ऊपर लग रहा है 30, इधर लग रहा है 40, ये चला 10 मीटर, वर्क डन क्या होगा? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, वर्क डन क्या होगा इसका? टोटल वर्क डन बता रहे दोनों का मिलाकर, दो फोर्स है, दोनों का कुछ कुछ होगा, क्या होगा वर्क डन बताओ? तो 30 वाले का 0 होगा, 40 वाले का ही होगा, जो होगा 400 जो। 30 वाले का तो कोई काम ही नहीं है, तो परपेंडिकुलर है भैया, समझ में ही बात? अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि एक फोर्स लगा 50 का 37 डिग्री पे, 50 का फोर्स लगा 37 डिग्री पे, और ये चला कितना? 10 मीटर। वर्क डन क्या होगा? सेम ही है, जब कंपोनेंट करोगे 50 के तो इधर आ जाएंगे 40, 50 का कॉस 37, और इधर आ जाएगा 30। तो दिस आर द सेम क्वेश्चन, जोड़ी एग्जैक्ट सेम सवाल है। देखो ध्यान से बेटा, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूं आपके लिए, ये दोनों एग्जैक्ट सेम सवाल है बेटा। देखो ये सवाल अभी ऐसा दिख रहा है, ये 50 है 37 पे, तो 50 का कॉस 37 क्या होता है? 40 होता है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा बेटा फिर से। तो यहां से मुझे एक समझ में आई बेटा, अगर मेरे को एक बहुत सिंपल टर्म से कोई चीज समझ नहीं है बेटा, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बेटा, इस सब ऑब्जर्वेशन से अपन ने कुछ सीखा है, अपन समझ रहे बेटा फिजिक्स कैसे आगे बढ़ता है, ठीक है। 9th की डेफिनेशन से 11th पे कैसे आए अपन, तो अपन ने सीखा ये चीज कि अगर कोई फोर्स ऐसे टेढ़ा लगा दिया तो उसका एक्स यहां पर है, वाई यहां पर है, और यहां चल दिया डिस्टेंस एक्स, तो वर्क डन कैसे निकालोगे इसका? क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूं, ए एफ एक्स एक्स, बी एफ वाई एक्स,
सी एफ एक्स डी 0। 4 ऑप्शन बताइए क्या होगा इसका वर्क डन। आप बताओ, बहुत सिंपल है। एफ एक्स वाले से आएगा या वाई वाले से आएगा वर्क डन, आप बताओ। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसका वर्क डन होगा ये। ओ तो 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 मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, वर्क डन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स या प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहाँ फोर्स का डायरेक्शन कहाँ ले लिया, डिस्प्लेसमेंट में ले लिया, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन बोल सकता हूं। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। तो 11th की डेफिनेशन में ये और ऐड हो गया। बस यहां तक 9th के में पढ़ा था आपने, बस यहाँ पे 11th में सिर्फ इतना सा और ऐड हो गया कि भैया डायरेक्शन भी सेम चाहिए। फॉर्मूला लिखा लेंगे तो इसका इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस थीटा आता है। तो क्या बोलोगे, एफ कॉस थीटा एक्स या एफ एक्स कॉस थीटा। या सबसे सिंपल टर्म्स में बोलूंगा तो इसको ही डॉट प्रोडक्ट में कैसे लिख दूंगा, एफ डॉट एक्स, या ज्यादा सही होगा एफ डॉट एस लिखना। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि तो ज्यादा सही शब्द क्या होगा लिखना, एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का, जो आपको आपके पूरे जीवन में काम आने वाला है। 5 स्टार भैया, यहीं पे 5 स्टार दे दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा 5 स्टार फॉर्मूला ये वाला। इसके ऊपर बहुत ध्यान लगाना है। सारा फुल कहां से आया अपन ने निकाला है बेटा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। इसको कोई कभी आपसे नहीं पूछेगा। स्कूल में स्टार्टिंग होगी यहां से आपके। स्कूल में मान के चलेंगे ये आपको आता है, उन्होंने पढ़ाया नहीं है, पर मानेंगे उनको आपको ये आता है। इनफैक्ट कोचिंगों में मानते ये तो आपको आता है, वर्क डन ये होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाते हैं एफ डॉट एस और यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने कोशिश करी आपको अंडरस्टैंडिंग देने की कि ये पूरा फॉर्मूला कहां से निकल कर आया बेटा। नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है अपन को, ठीक है। इसका आंसर होगा ए। 99% को क्लियर है, ठीक है बच्चों। नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है, बात समझ में आराम से समझो इस चीज को। ये बहुत 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 परफेक्ट अपन पूरा जीरो से उठा के लेकर आए कि भैया कहां से अपन ने पूरी चीजें बनाई है। बोलो भैया क्लियर है बात कि समझ में आई। आपको अक्सर कुछ अच्छे टीचर सही पढ़ाएंगे, बाकी अक्सर आपको स्टार्टिंग यहां से होगी। तो यहां से यहां तक आया कैसे वो पहले समझो। एक फिजिक्स का बेस करते हुए चलो ना, भी आप 11th में हो बेटा, यहाँ बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो आप अगली चीजें खुद निकाल पाओगे। बोलो भैया क्लियर है बात, पक्का क्लियर है बेटा। सब कुछ लिख लोगे तो अच्छा होगा, या क्लास के बाद नोट कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। कॉस कैसे आया बेटा, बहुत सही। कॉस का मतलब क्या होता है बेटा, एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। एफ एक्स कैसे लिखूंगा, एफ का कॉस थीटा, ऐसे आया बेटा, ठीक है। हमेशा जो कंपोनेंट हमेशा चिपका हुआ कंपोनेंट होता है, चिपके हुए होते हैं, चिपक के जो को करे वो कॉस कंपोनेंट होता है। तो देखो ये थीटा है एंगल, ऐसे ये और ये साइड चिपकी है तो एफ है, ये छोटा है तो छोटा वाले में कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेक्टर पढ़ना पड़ेगा बेटा हल्का सा जाकर, है ना, कंपोनेंट कैसे लेते हैं। हालांकि बहुत काम आएगा नहीं, इसके बाद ज़्यादा यूज नहीं है चीज़ों का। चलो स्टार्ट करते बेटा चैप्टर के कुछ कुछ बेसिक बेसिक बातें। इसको चाहो तो नोट कर लिया आपने, चलो। अरे बोल भाई क्लियर है, कल छुट्टी है बेटा आपकी, है ना, ठीक है, कल छुट्टी है। तो अच्छी बात है बेटा, और बढ़िया क्या हो सकता है। और देखिए पहली चीज देखिए, वर्क डन बाय द फोर्सेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स।
देखो बेटा, लेकिन ध्यान से देखना, ये ऐसा यूनिट है, हाँ। वर्क डन बाय द फोर्स इज द इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब जो शब्द है ना इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये एक डेफिनेशन हो गई आपकी। देखो 3 डेफिनेशन निकल के आती है वर्क की, तीनों लिख लेते हैं। लिखो, हेडिंग डाले अपन बेटा, डेफिनेशन ऑफ वर्क। ठीक है, पहली डेफिनेशन वर्क डन, साथ में लिखते हो बेटा ये वाली डेफिनेशन अगर टाइम है तो। वर्क डन, definitions of work is equal to product of force and displacement and cosine of angle between them। पहली डेफिनेशन कि वर्क डन इसने डायरेक्ट बोल दिया भैया एफ एस कॉस थीटा होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोसाइन। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट in direction of force। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू एस कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है फोर्स के जरिए एस के अदर कंपोनेंट ले लो, एक ही बात है। थर्ड डेफिनेशन work done is equal to product of displacement and force in direction of displacement। वर्क डन होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन आ जाएगा एफ कॉस थीटा जो अपन ने भी निकाला था इनटू एस। तो तीनों बात तो वही है, बस लिखने का तरीका अलग कर दिया। बाकी किसको समझ में आ गया, तीनों चीजें सेम ही हैं। तीनों डेफिनेशन ऑफ वर्क बिल्कुल करेक्ट है बेटा, पर तीनों में आप देख रहे हो कितना स्लाइट अंग्रेजी का फर्क है। पूरा लैंग्वेज में खेल रहे अपन। जिसको ये समझ में आ गया कि तीनों, एक बार क्या बोला एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा होगा, फिर बोला एफ इंटू एस का कॉस थीटा होगा, फिर बोला एफ का कॉस थीटा इंटू एस होगा। तो भाई एक ही बात है, उसको लिखने का तरीका अलग अलग बोल दिया। यहाँ बोला फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है और उनके बीच का कोसाइन का है। ठीक है, बोला फोर्स है एस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एस कॉस थीटा, फिर बोला एस है फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एस तो एफ का कॉस थीटा। तो बात तो वही है, सेम ही चीज अलग अलग तरीके से लिख दी इन्होंने। भाई समझ में आई है बात, यस या नो बताओ फटाफट से। तो दिस इज द वन एंड द सेम डेफिनेशन जो अलग अलग तरीके से लिखी गई है। अब यहाँ पे बस अंग्रेजी में घुमा देते हैं आपको, कुछ नहीं। तो दिस आर ऑल सेम डेफिनेशंस। बात समझ में आई बेटा, क्लियर है? हाँ बेटा, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है, पर मल्टीप्लाई करके ये जो बनी क्वांटिटी क्या बन गई, कौन सी क्वांटिटी बनी, वर्क, जो है क्या स्केलर है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए बात समझ में आई बेटा, सिंपल है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है यार। चलो, तो ऐसे इन तीनों में से कोई भी, हर किताब में इन तीन में से कोई भी एक डेफिनेशन दी होती है। मैंने तीनों बता दी कि तीनों ही सही है, कोई भी एक आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपको एनसीईआरटी में दी है। ठीक है, अगली देखें, वर्क डन क्या है,
स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट जूल होती है, 1 जूल होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर, और इसकी सीजीएस यूनिट अर्ग होती है, 1 अर्ग होता है 1 डायन सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, आपने को दोनों चीजें पता है अच्छे से। 1 अर्ग होता है 1 डायन सेंटीमीटर के बराबर बेटा, देखो। ठीक है, अब कन्वर्जन कर लो, कैसे करोगे? 1 डायन, 1 न्यूटन में 1 लाख डायन होती थी, बताया था अपन ने, तो 10⁵ हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10⁵2 हो गया। टोटल क्या हो जाएगा? 5 × 10⁻7। तो 1 जूल में क्या हो जाएगा? 1 करोड़ अर्ग हो जाएंगे। 1 जूल में क्या होता है? 1 करोड़ अर्ग होते हैं। ये आपका कन्वर्जन हो गया एसआई से सीजीएस में। ठीक है, 1 जूल में 1 करोड़ अर्ग होते हैं भैया। 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन थी, और 1 जूल में कितने अर्ग हो गए? 1 करोड़ अर्ग हो गए बेटा। बात समझ में आई? देखो, बहुत सिंपल सिंपल चीजें, कुछ मुश्किल नहीं है। ओ भाई, क्लियर है बातें? अरे 1 न्यूटन में कितने डाइन थी? 1 लाख पढ़ा था, याद है? इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन बेटा। 1 न्यूटन में कितने डाइन थी? याद कर याद कर याद कर याद कर, कितने डाइन थी? ठीक है, 1 करोड़ अर्ग। 1 जूल का 1 करोड़ अर्ग भैया, गजब आदमी है। बोला भाई तुझे पास 1 करोड़ अर्ग एनर्जी है, 1 जूल एनर्जी बोल रहा है, 1 करोड़ अर्ग। चलो देखिए, डायमेंशन फॉर्मूला वन ऑफ द पप्पी डायमेंशन होता है बेटा, ये पढ़ चुके अपन। ml2t-2 अगेन वेरी वन ऑफ द पप्पी डायमेंशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन है ये। इस फोर्स का डायमेंशन जो होता है और एनर्जी का डायमेंशन जो होता है, वर्क का डायमेंशन, तीनों पप्पी डायमेंशन में आते हैं। तो फोर्स का क्या था बेटा? mlt-2 लास्ट चैप्टर में देखा था अपन ने। डिस्प्लेसमेंट का l मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एनर्जी का भी हो या वर्क का भी हो, डायमेंशन सेम होता है बेटा। क्या होता है? ml2t-2। बेसिक बेसिक बात है, बेसिक बेसिक बात है। चलो ठीक है, अब ये स्टेटमेंट है फ्रॉम एनसीईआरटी। 5 स्टार लगा उसके ऊपर बेटा। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट उठकर आ सकते हैं। इन्होंने बहुत प्यारा स्टेटमेंट दे दिया, समझाया नहीं, स्टेटमेंट देके इसमें सवाल दे दिया। इस स्टेटमेंट इतना प्यारा है कि जब ये मजा आता पढ़ने में, मेरे को मजा आ गया। बिल्कुल बोल्ड में लिखा हुआ, देखना। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन and not on the actual path followed between initial and final position। सर ये समझ नहीं आया, एक कोई समझ आया स्टेटमेंट क्या लिखा? क्या मतलब, समझो ऐसी अंग्रेजी भरी है इसके अंदर कि महान महान विद्वानों की वाट लग जाए। समझो, ये कुछ बहुत बकवास चीज है, ये कुछ बहुत टफ नहीं बताया। देखो बेटा, इससे क्या बोला? वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, समझते हैं? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, समझो। वर्क होता है F डॉट एस। ठीक है, तो F क्या है? कांस्टेंट। तो सारा वर्क किस पे डिपेंड करेगा? एस पे। समझो 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 समझो, स्टेट हो गया नहीं तो? समझो समझो, हाँ वर्क, हाँ स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या? अच्छा तुम्हें केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स हो गया क्या? अच्छा, क्यों है वो समझो। चलो, केमिस्ट्री में बता दिया होगा स्टेट फंक्शन होता है, अभी समझते क्यों होता है। ये बड़ा है स्टेट फंक्शन क्यों होता है वर्क, मैथमेटिकली बताया, प्रूफ किया पूरा। देखे तो देखो क्या होता है। स्टेट फंक्शन बता के छोड़ दूं क्या मैं? बताना पड़ेगा ना मेरे को तो डिटेल में। ठीक है, अपना थर्मो नहीं हुआ, अपन थर्मो पढ़ेंगे तो फिर केमिस्ट्री का भूल जाओगे तुम, इतना प्यारा पढ़ेंगे तुम। देखो इधर ध्यान से आओ, देखो सिंपल सी बात होगी। फिजिक्स में आता है लॉजिकल थर्मो होता है, केमिस्ट्री में रटने वाला होता है थोड़ा सा। देखो इधर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डिपेंड किस पे करेगा? डिस्प्लेसमेंट पे। यही है जो बदल रहा है। डिस्प्लेसमेंट खुद किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल फाइनल पोजीशन पर। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल फाइनल। आप यहां से ऐसे चले जाओगे, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। पाथ पे डिफरेंस ही नहीं पड़ता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो वही बोल रहा है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। ठीक है, कैसे भी जाओ उनमें। इसलिए वर्क को अपन क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन बोलते हैं। ये मैं वैसे पढ़ाता नहीं यहाँ पे, पर केमिस्ट्री में हो गया है
तो लिख लो, जो भी चीज जैसे फॉलो होती है उनको स्टेट फंक्शन बोलते हैं, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। हाँ, पर वर्क तो केमिस्ट्री में बोला गया कि पाथ फंक्शन होता है सर। हाँ हाँ बेटा, वर्क पाथ फंक्शन होता है, पर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ये स्टेट फंक्शन होता है। बेटा बात समझ में आई? देखो केमिस्ट्री वालों से लड़ मत लेना, जाके फिजिक्स में बताया था उस्ताद। ना ना बेटा, ध्यान से समझना। वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो होता है वो होता है पाथ फंक्शन, ठीक है। क्योंकि फोर्स भी वेरी होगा, डिस्प्लेसमेंट भी वेरी होगा, पर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ये स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। वर्क डन ऐसे तो डिपेंड करता है पाथ के ऊपर पूरा का पूरा, पर जब फोर्स कांस्टेंट हो जाए, जब फोर्स ही कांस्टेंट हो जाए, समझो बात को, तो फिर डिपेंड, तो फिर तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करा ना। डिस्प्लेसमेंट तो स्टेट फंक्शन है, तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल फाइनल पोजीशन पे। डिफरेंस समझ में आया भैया? अरे बोल भाई, दोनों में डिफरेंस समझ में, दोनों केसेस में डिफरेंस समझ में आया या समझ में नहीं आया? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा वर्क पाथ फंक्शन होता है, मैं यहां बोल रहा हूं स्टेट होता है। मैं वर्क को स्टेट नहीं बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स स्टेट फंक्शन होता है। भाई पूरा गेम समझ में आया? पूरा एक शब्द से आपसे ये सवाल आ गया एग्जाम में, आप पाथ लगा के आते नहीं आते, पर सिर्फ एक शब्द से पूरा सवाल बदल गया। मैंने बोला नीट ऐसा लैंग्वेज में खेलता है, उनके तो और कोई काम नहीं है, बच्चों को बस बेवकूफ बनाना होता है। डिफरेंस समझ में आया बेटा? गड़बड़ मत करना इन चीज में, ठीक है। इसको आप केमिस्ट्री में इस तरीके से पढ़ते हो, थर्मो में ऐसे पढ़ते हैं, कांस्टेंट फोर्स तो कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर हो जाता है, तो वहां इसको इसी को आइसोबारिक प्रोसेस बोल देते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन को अपन कैसे निकालते हैं? डेल्टा एच से निकाल देते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी तो स्टेट फंक्शन होता है ना, तो आइसोबारिक में वर्क डन स्टेट फंक्शन हो जाता है। तो वहां पे वो लोग इस तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत घुमा के पढ़ाते हैं वो लोग। हे बकवास, सिंपल सी चीज, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स स्टेट फंक्शन होता है। चलो, वर्क का फॉर्मूला अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस या फिर एफ एस का कॉस थीटा। चलिए, सिंपल सिंपल बात जाती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल, केमिस्ट्री में सीधे कान पकड़ने नहीं, कैसे गोल घुमा के कान पकड़ लेते और कुछ ना करते, चीज वही है, ठीक है। चीज वही है, थोड़ा सा गोल घुमा के पकड़ ली, ठीक है। चलो, तो बात क्लियर हुई बात है? चलो हाँ अब देखो ध्यान से, अगली चीज पे आएंगे। वर्क डन इज जीरो इफ, बताओ कब कब जीरो होगा? बॉडी इज नॉट डिस्प्लेस्ड एस जीरो, तो वर्क डन जीरो। फोर्स इज नॉट अप्लाइड एफ जीरो। बॉडी इज डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फोर्स, थीटा 90, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपका जो फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, या तो ये जीरो हो, या तो ये जीरो हो, या तो ये जीरो हो। एक भी जीरो हो गया तो जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू कुछ भी जीरो ही होता है, तो वर्क डन जीरो आ जाएगा। अच्छा सर, ये ऐसा, ये तो हमको पता, कॉमन सेंस है, क्यों पढ़ा है बेटा? एनसीईआरटी में पूरा एक पेज दिया है इसके ऊपर। दिस इज एनसीईआरटी में अलग से हेडिंग दी है, ये वर्क डन इज जीरो एफ, और एक पेज में यही समझाया इन्होंने। समझाने की ये, अच्छा ये लाइन नहीं समझाई, समझाने की थी कि अरे ये कांस्टेंट है इसलिए ऐसा हुआ, नहीं तो नहीं होता, ये नहीं समझाया कहीं पर भी, ये दे के छोड़ दिया। और ये जो एकदम फालतू चीज है, इसको पूरा पेज समझा रहे बैठ के। मुझे लगता है, मैं सर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी मतलब कुछ भांगवान नहीं लिया था, मेरे को लगता है जिसने बनाई थी। इसको समझाया जा रहा है, इसके ऊपर एक पैराग्राफ है, इसके ऊपर एक पैराग्राफ है, इसके ऊपर एक पैराग्राफ है, इनके ऊपर 3 पैराग्राफ दे दिए, और ये ही लिखा हुआ है अलग से, when a body is not displaced at all even though you apply as much force as possible work done, इसे होता है ना, वो 1 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर में लिखने को आ जाता है, तो अंग्रेजी कुछ भी छाप आते हैं अपन, वो करा गया। बताइए, आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, ऐसा लिखा हुआ है, when force is when force is not applied, तो ऐसा लिखेंगे when you have some displacement despite लेकिन the force we are observing for the work done has no is net is zero, so definitely the work done should be zero। बकवास कर देंगे पूरा का पूरा। ये 3 लाइन भाई, ये एक जीरो होगा, तेरा वर्क जीरो होगा। अब तो समझ में आ रही है?
डिस्प्लेसमेंट जीरो तो वर्क डन जीरो ना, वही तो लिखा है डिस्प्लेसमेंट जीरो, नॉट डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेसमेंट जीरो, फोर्स नॉट एप्लीकेबल, फोर्स जीरो। मैं तो बोलूँ सिर्फ ये एक दो और ये इतना सा लिख दो आप, यही काफी नहीं समझ आने, ये इतना भी क्यों लिखवाया, मतलब ठीक है पर झांकी मारनी है फालतू की, कर ले भाई, ठीक है। चलो वर्क डन का देखते पॉजिटिव होगा या नेगेटिव हो जाए, ठीक है। अच्छा आपको खुद को नहीं लगता, जैसे मैं आपको समझा एज अ टीचर, मुझे कई बार पढ़ के हंसी आ जाती है कि भाई ये तो समझा नहीं, ये फोर्स इज कांस्टेंट वाली कितनी डीप लाइन दे दी भाई, मेरे लगा यार क्या डीपली बताया, क्या बता व्हाट अ डीप किताब, समझाया नहीं। ये चीज जो नहीं समझाने की थी, F0 cos थीटा 0 90 पे होता है, ये समझाया जा रहा है। ठीक है चलो देखो, वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज एक्यूट एंगल, और वर्क डन बाय फोर्स इज नेगेटिव इफ एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज ऑब्ट्यूस एंगल। समझने की सिंपल तरीके से कोशिश करो बेटा, आप समझो जब कभी भी एफ और एस इस तरीके से होंगे, देखो समझो सिंपल सी बात है, आपने इधर फोर्स लगाया, वो इधर ही 10 मीटर चला, तो आप वर्क डन बोलोगे भैया 100 जूल का वर्क डन हो गया मेरा, बढ़िया है। अब आपने फोर्स इधर लगाया, पर किसी और के कारण कुछ और गड़बड़ हो गई होगी, कोई और फोर्स हुआ कहीं ना कहीं जिसके कारण ये इधर 10 मीटर चल गया, तो आपका काम से तो उल्टा हो गया भैया, तो वर्क डन आप क्या बोलोगे, -100 जूल लगा, ठीक है। यहां पर सिर्फ कैसे हुआ, लेकिन बेटा कोई और फोर्स लग रहा होगा जिसको आप स्टडी नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई और फोर्स लग रहा होगा क्योंकि इसके कारण तो इधर ही आना चाहिए था, हो सकता है उधर 200 का फोर्स कुछ और लग रहा हो, आपको नहीं पता कौन सा फोर्स लगा, आपको सिर्फ इतना पता है स्टेन वाले का वर्क डन तो 0 हो गया, नेगेटिव हो गया मतलब, ठीक है। तो अब ये वाले को लेकर आप ऐसे समझ सकते हो कि जितने भी एक्यूट होंगे उनमें यही होगा, इन सब में जब भी ऐसा होगा कि इधर चल रहा है फोर्स, जितना भी एंगल है 90 से अगर कम है, एक्यूट है, इट इज वेरी क्यूट सा एंगल, छोटू सा क्यूट सा एंगल, 90 से छोटा, 90 आने सीधा खड़ा होता, बड़ा हो गया पैसा तो मेरे को बाहर घूमने जाना है, छोटे बच्चे क्यूट होते हैं, एक क्यूट एंगल 90 से छोटा एंगल है, ठीक है। इन सब में वर्क डन क्या हो जाता है बेटा, पॉजिटिव हो जाता है। 90 पे वर्क डन क्या हो जाता है बेटा, 90 पे वर्क डन क्या हो जाता है, 0। और अगर जितने भी फोर्सेस है 90 से ज्यादा पे गए, आप चला इधर x, ये सारा एंगल 90 से बड़ा है, ऑब्ट्यूस है, तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव हो जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 से लेकर 90 के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अगर कॉस में अगर वैल्यू 90 से बड़ी हो जाए, 90 से लेकर 180 तक की कॉस की वैल्यू क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़िए, भी पढ़ चुके हैं अपन, याद है ऑल साइन टी कप्स पढ़ा था, याद आया, अरे बोलो ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी पढ़ा था अपन ने कुछ, ऑल साइन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो वैसे देख सकते हो आप कॉस नेगेटिव हो जाएगा बेटा। अरे बोलो भाई बात समझ में आई, तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, कुछ बहुत टफ वफ ऐसा कुछ नहीं पढ़ रहे कि कुछ एकदम से नया कंसेप्ट पढ़ लिया, इजी सी बातें हो जाती है, ठीक है। चलो चलो, ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन तो ऑलरेडी हो गया, 2 बार क्यों आया ये। वर्क डन फ्रॉम एफ एस ग्राफ कैसे निकालते हैं बेटा, देखो ये एफ एस का ग्राफ है बेटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है बेटा, एफ डॉट एस होता है, इसको डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में लिखूंगा तो डी डब्ल्यू इस एफ डॉट डी एस, तो वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। सिंपल सी बात है बेटा, वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो बता एफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इन दोनों का एरिया, तो वर्क देते हैं अपन एरिया अंडर एफ एस ग्राफ, तभी आपको एफ और एस का ग्राफ दे दिया है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बेटा। तो आपने लेट से बोला कि ऐसा कुछ ग्राफ है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स है, इससे चला 5 मीटर, बताओ वर्क डन कैसे निकालोगे, 10 5 निकाल लोगे 50, वही ऐसे भी आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ 50 जूल, सिंपल सा सवाल है बेटा, ठीक है।
आंसर निकल कर आ गया बेटा, देखो एकदम इजी चीज है। और शुगर टी कप्स, हाँ बेटा जो भी करना हो बहुत सारे तरीके से, तो वर्क डन आ जाएगा 50, जो इसका ये एरिया के बराबर, एरिया भी 50 आएगा ना, देखो 10 फाइजा, तो यही आपका वर्क डन हो जाता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये सब इन सब के न्यूमेरिकल्स जो है नेक्स्ट क्लास में करें, नेक्स्ट क्लास में वर्क के न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर एनर्जी कंजर्वेशन पे आएंगे, फिर मिक्स सवाल पे आएंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, पूल देखिए जरा 93% क्लियर है। चलो मतलब थोड़ा पढ़ रहे हो आप, समझ में आ रही है आपको चीजें बेटा, टफ टफ नहीं चीजें। ठीक है बेटा, मेरे को पता नहीं क्यों इस टाइम पे ही बच्चे कॉल करते हैं सारे के सारे, प्रोफेसर आप जिराइए सेंसाई जैसे, भाई जीवन में है ना तूने, मतलब जो मुझे बोल दिया ना, मतलब मैं बता तू सामने होता ना तेरे को पप्पी दे देता, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब भाई ये तूने क्या बोल दिया मेरे को, लोग मतलब समझो बच्चे लोग, जीतू भैया भाई तुम्हें, जीतू भैया तुम्हें कुछ ना है, जिराइया सेंसाई इज ओपी, टीचर होना चाहिए जिराइया जैसा। जीतू भैया क्या है, जिराइया क्या बोला है, मतलब अंदर से तू खुश कर जाए मेरे को, हैंगर दिन बना दिया तूने, 2 दिन तक हंसता रहूंगा मैं आप उस चीज, ये होती है चीज, बहुत सही। चलो देखो, अच्छा बेटा कल क्लास के अंदर मेरे दोस्तों ने मुझे मस्त सरप्राइज दिया, बताऊंगा आपको, अभी क्लास के अंदर बताऊंगा। चलो फटाफट से देखते हैं, सिंपल सिंपल बात होती है। चलो बात करें एनर्जी की। ठीक है, एनर्जी क्या होती है समझो। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, जिराइए सेंस मस्त आदमी। देखो एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, या फिर सिंपल सी बात है, वर्क डन ऑन अ बॉडी इज स्टोर्ड एज एनर्जी। हालांकि ये एग्जैक्ट सही डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि पूरा स्टोर नहीं हो सकता, हीट वीट भी निकल जाती है, पर अभी हीट की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, हीट की बात करेंगे थर्मो में पर आराम से। तो अभी के लिए तो क्या है, जो काम करोगे, से ये जो पेन है इसके अंदर मैंने ऊपर एनर्जी स्टोर कर दी, अब एनर्जी है तो अपने आप वर्क डन हुआ, ग्रेविटी नीचे ले आई इसको। समझ में आई बच्चों बात, है सिंपल सी बात हो जाती है। अरे बात समझ में आई, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है समझो। अरे देखो दोनों सेम डेफिनेशन है, समझ, मैंने काम करा तो एनर्जी स्टोर हो गई, कि एनर्जी स्टोर हुई तो काम हुआ। अरे बात तो वही है ना, मोटर चालू करी तो पानी भरा, पानी भरा क्योंकि मोटर चालू करी, एक ही बात है। समझ रहे हो, गोल घुमा दिया जाता है, 2 डेफिनेशन मार्केट में चलती है, दोनों सेम ही है। ठीक है, देखो सिर्फ लैंग्वेज का गेम है बेटा, देख रहे हो आप कितना सिंपल है। फुल फिजिक्स जो आपको चलता है, फिजिक्स कितना इजी है। एनर्जी मतलब क्या है, तुमने जो दम लगा के स्टोर करा वो एनर्जी हो गई भैया, या स्टोर करी हुआ जो एनर्जी मतलब वो जिससे तुम वर्क कर पाओ। अरे भाई तो एक ही, समझ में एक ही बात है, सेम चीज है। हाइड्रोजन बहुत सारी स्टोरी पेंडिंग हो गई यार, चलो सुनाते रहेंगे। अब ये भी स्केलर क्वांटिटी है, सही बात है, सेम ऐसा यूनिट जूल होगी, सीजीएस यूनिट अर्ग होगी, डायमेंशन सेम। अबे हट, ml/t-2 का डायमेंशन भाई सेम होगा ना वर्क का, जैसे 3 लिख देता बेवकूफ जैसे। ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी सेम एज यूनिट ऑफ वर्क। अभी तो छोटी क्लास से पढ़ते हुए थे आखिरी पॉइंट, तो ये तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनर्जी सच एज मैकेनिकल एनर्जी, इसमें काइनेटिक आती है, पोटेंशियल आती है, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और ब्ला 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 ब्ला। भाई ये आखिरी वाला पॉइंट मत लिखो प्लीज, है ना, ये तुम वो सोशल में लिखते थे ना छोटी क्लास में, ये आखिरी वाला पॉइंट लिखोगे क्या यार, मत लिखो ना प्लीज, मत लिखो। आयुष बेटा जो तेरे को अच्छा लगे वही पढ़ ले। अरे बोलो बात समझ में, चीजें बहुत सिंपल है, सब कुछ मुश्किल नहीं है। अरे बहुत समझ में आया भैया बात ये। अरे वाह, रेशियो एसआई टू सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स बेटा अर्जित अभी बताया आपको, 1 न्यूटन 1,00,000 डाइन के बराबर होती है, 10⁵ होता है। ठीक है, चलो देखो बहुत सिंपल होता है, कुछ मुश्किल नहीं होता बेटा, मत लिखो प्लीज, मैं ना मतलब आपको खुद को लग जाएगा यार क्या लिखवा रहे सर ये। ठीक है चलो, अरे बेटा ये सेम सवाल लेके आ गए शिफा, कल भी पूछे थे ना आपने, सेम ही सवाल पूछा था, कल ही बताया था इसका जवाब। तो देखो अब टाइप्स ऑफ एनर्जी देखो फटाफट से, देखो मैकेनिकल एनर्जी होता है बेटा काइनेटिक और पोटेंशियल को मिलाकर बोलते हैं, दैट्स इट। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिलाकर अपन मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, दैट्स इट। ठीक है,
जनरली मैकेनिक्स में इन्हीं की बात होती है, जो अपन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं इनमें इन्हीं की बात होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, चलो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। या आपको बाय वर्च्यू ऑफ इट सिखाया था, पूरा फिजिक्स में बाय वर्च्यू इट चलता रहेगा डेफिनेशन। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हो गई। ऐसा कैसा नोट कर लो, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बेटा ये सब मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में आता है ये सब। मैं बोल रहा हूँ पूरा स्कूल का एक दिन में हो जाएगा। स्कूल अब समझो स्कूल में या आधा चैप्टर हो गया स्कूल के हिसाब से, तो इतना सिंपल होता है। अब समझो स्कूल वालों को सिलेबस क्यों भागते हैं, ये इतना करना होता है, एक दो न्यूमेरिकल करा दो एनसीईआरटी वाले, बस हो गया काम तुम्हारा। ठीक है, इस कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, इट इज द एनर्जी ऑफ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स रिलेटिव पोजिशंस। कभी भी दो पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन है, उसके कारण जो एनर्जी डेवलप होती है उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब अलग अलग पोजीशन में अलग अलग एनर्जी होती है बेटा। ठीक है, इसको अलग अलग टाइप से तोड़ा गया, ये बहुत सारे टाइप की होती है। आपके सिलेबस में 3 मेजर पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये अपन 12th में पढ़ेंगे, ये दोनों अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे टाइप की होती है बेटा, इनफैक्ट और तरीके की भी होती है। हाँ बता रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे टाइप्स की होती है। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बस पोजीशन के कारण होनी चाहिए कि देखो यहाँ पे ग्रेविटी में कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, अलग अलग पोजीशन हो गई ना ग्रेविटी फोर्स में, तो अलग अलग पोजीशन में अलग अलग एनर्जी, तो ये एनर्जी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे बात को आप? ऐसा स्प्रिंग होता है इस पे, इलास्टिक मतलब स्प्रिंग वाली, इसको आप स्प्रिंग एनर्जी भी बोल सकते हो अभी के लिए। स्प्रिंग आप खींच रहे हो बेटा, जब आप स्प्रिंग खींचोगे तो ऐसे ऐसे यहां से स्प्रिंग खींचिए, थोड़ी सी खींचिए अलग एनर्जी, ज्यादा खींचिए अलग एनर्जी, तो पोजीशन का फर्क है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इसको 12th से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को बेटा। ठीक है, इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं बेटा। चलो इनके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा बेटा, के से लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी को, ये होगा कैपिटल के से लिखेंगे, हाफ mv²। अब ये आप ऑलरेडी कई बार कर चुके हो सवाल। ठीक है, आपको पता होगी ये चीज काइनेटिक एनर्जी। अब ये कहां से निकल कर आई बात है। ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है बेटा, इसको अपन आगे डिराइव भी करेंगे वर्क डन से, अभी के लिए लिख रहे हैं mg डेल्टा h होता है, mg डेल्टा h। ठीक है, इस चैप्टर में ये होता है फॉर स्मॉल डिस्टेंस। या चलो अभी mg डेल्टा h छोड़ दो, अपन जो 2 चैप्टर बाद पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर, उसमें क्या होगा, डिस्टेंसेस बड़े बड़े हो जाएंगे। बोला कि भैया एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे गया, बताओ क्या एनर्जी चेंज आया, वहां पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में हाइट होती है। हाइट तो सिर्फ अपने अपने प्लेनेट तक की बात हो जाएगी, छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर चला गया, वहां तक समझ में आती है बातें। जब डिस्टेंस बड़े हो जाए, जैसे कि भाई एक ऑब्जेक्ट को ले गया 6000 किलोमीटर हवा में, तब ये नहीं लग पाती चीजें। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में ये लगेगा। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी बड़े पी या यू से लिखते हैं, यू से भी लिखते हैं पी से भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों से पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, पी से लिख लेते हैं अपन। ये होता है हाफ के x1² माइनस x2²। ये होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या कैसे निकालता है बेटा, समझा देता हूं आपको। ऐसे स्प्रिंग में मैंने पढ़ाया क्या होता है, ऐसे ये स्प्रिंग है बेटा नॉर्मल लेंथ की। ठीक है, या सिर्फ हाफ के x² लिख लो अभी के लिए। ठीक है, बहुत है, आगे समझेंगे डिटेल, जब पढ़ेंगे तब डिटेल में समझ लेंगे। ये स्प्रिंग है बेटा, आपने क्या करा, इसको x डिस्टेंस एक्स्ट्रा खींच दिया, इसका कोफिशिएंट के है आपको स्प्रिंग कांस्टेंट, तो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा इसकी, हाफ के x²। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला तो लिख लो बेटा चाहो तो, के Q1 Q2 बाय R होता है। ठीक है, पर ये अभी अपन इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, ये बेटा 12th क्लास में आएगा। आपने कभी छोटे क्लास में कूलम्स लॉ पढ़ा हो, के Q1 Q2 बाय R², 10th क्लास में पढ़ा था क्या कभी आपने ऐसा कुछ, कूलम्स लॉ वगैरह कुछ पढ़ा हो, तो वो के Q1 Q2 बाय R² होता है, इसमें अपॉन में सिर्फ R आता है बेटा। तो ये बहुत बेसिक चीज होती है,
12th क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पे इसका डेरिवेशन भी नहीं, इनको भी अपन डिराइव करेंगे, ठीक है, इनको भी अपन डिराइव करेंगे अच्छे से। इन सब के ऊपर अपन पूरी पूरी बातें करने वाले हैं। आज के लेक्चर में नहीं करेंगे, आज अपन बहुत बेसिक थियरी पे बात कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक ही डेरिवेशन करेंगे। आपने पढ़ा होगा ना, जो हाँ पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं लोग एटॉमिक में, ठीक है। तो बस अपॉन में आर स्क्वायर की आर हो जाता है, तो वो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है बेटा, ठीक है। क्यों? अरे देखो फोर्स किसे लिखोगे, फोर्स क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता था, अगर आपको पता होता है तो कैसे निकल के आता है। एनर्जी क्या हो जाती है, या वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आर बोल दो, एक आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कट के सिवाय एक आर बचेगा। मैंने हिंट दिए कैसे निकल कर आता है ऐसे, तो पर बहुत डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ेंगे ना। चलो अगला देखिए बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगला टॉपिक होता है। आज अपन बेटा पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ठीक है। चैप्टर में कहाँ से कहाँ तक जाएगी चीजें, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबने पढ़ रखा है, क्या बोलता है बेटा ये, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्या, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर, इट कैन बी ट्रांसफर, इट कैन ओनली, अंग्रेजी पूरी थोड़ी सी ऐसे ऐसे लिख, लॉ ऐसा बोलता है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड फॉल्स, ये गलत होता है लॉ। ये लॉ पढ़ा है अपने छोटी क्लास में सबने, अरे बोलो भाई पढ़ा है। लिखने का भी तो टाइम दे रहा हूं मैं, एक घंटा हो गया, लिखने के लिए भी तो टाइम दिया, तो ज्यादा नहीं बचा वैसे देखोगे आप तो, बस 1 2 3 4 5 पेज बचे थियरी के, फिर 2 ब्लॉक सिस्टम करा के छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी बताओ। अफीफ बेटा कल भी आप सेम चीज पूछ रहे थे, कल भी इसका जवाब दे दिया था आपको बेटा मैंने। चलो देखो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अरे बोलो भैया फ्लोट क्या होता है, फेलोटी फ्लोट, चलो देखे ध्यान से, अच्छा समझ में आ गया। चलो देखो बेटा, तो ये फॉल्स प्रूव हो चुका है, फॉल्स प्रूव हो जाए। अच्छा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फ्लॉट नया शॉर्ट फॉर्म मिला, मैंने कभी नहीं लिखा था, हम पूरा पूरा पढ़ते हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा मुझे देख के, मजा आया। फ्लॉट, हाँ फ्लॉट, सेकंड को स्लॉट, स्लॉट भाई सही से बोलना, लोग गलत समझ लेंगे, मार पड़ जाएगी रोड पे भाई। ठीक है, तुम मुझे इतने सुंदर लगे ऐसे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा मत बोलना बेटा, है ना। हम बहुत डार्क दिमाग है मेरा, क्या करूं मैं, मतलब उल्टा ही सोचता है दिमाग है। फॉल्स क्यों प्रूव हो गया है, क्यों प्रूव हो गया बेटा, क्योंकि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, हमेशा कंजर्व नहीं रहती बेटा, ठीक है। थर्ड लॉ को थ्लॉट, भाई बहुत गंदा सोच रहा हूं मैं, चलो देखो इधर। अगली चीज है इक्विवेलेंस ऑफ मास एनर्जी, इस कारण से फेल हुआ सेकंड लॉ, अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब इस कारण से अपना फेल हुआ चीज है। देखो ध्यान से बेटा, आओ देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो देखो देखो, इक्विवेलेंट ऑफ मास एंड एनर्जी, इक्विवेलेंस हो, ये क्या बोला है, ये दिया था आइंस्टाइन ने, एक इक्वेशन दी थी बेटा, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी। ये इक्वेशन वो है जिसको अलग सर ने टैटू भी करा रखी है। किसी को पता है इक्वेशन क्या है ये, जल्दी बताओ, किसी को ये इक्वेशन पता है? ओ भाई साहब, एक खिड़की ठक ठक कर रही है भाई, ओ भाई गेट गेट किसने खोला, गेट भी ठक ठक आवाज कर रहा है भाई, डर लग रहा है। चलो देखो, आइंस्टाइन ने क्वेश्चन दी थी, देखो 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 देखो, ए विशाल ऐसी हरकतें नहीं ले, ब्लॉक ब्लॉक हो जाओगे। देखो जानते देखो क्या इक्वेशन है आइंस्टाइन ने जो थी, बस ई बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, याद कैसे करते हुए, एनर्जी के लिए मिल्क में 2 चम्मच कॉफी डाल दो, कॉफी का स्क्वायर, ठीक है, कॉफी बन जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। याद करने के तरीके से बकवास बात है, ठीक है, पर हाँ आइंस्टाइन की क्वेश्चन थी। इसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, और ये बस यही इक्वेशन होती है और कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो इसने रिलेशन दे दिया था किसके बीच में, मास में और एनर्जी में। इसमें सी क्या होता है बेटा, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल चीज हो जाती है, अजी तो बचपन से पढ़ रखा है। ई मतलब एनर्जी होता है बेटा, एनर्जी होता है मास इंटू
स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। जैसे मुझे बोला अगर 1 किलो मास है, ये इतना इतना एफिशिएंटली अपन कर तो नहीं पा रहे हैं, पर अगर कर लें 1 किलो मास है, 1 किलो मास है, इसको पूरा एनर्जी बना डाला, पता कितनी एनर्जी आ जाएगी? 1 किलो सी स्क्वायर 3 × 3 × 10⁸ 10⁸ तो ये हो जाएगी E बराबर 9 × 10⁸ जूल्स। भाई समझो बेटा, लेट्स कैलकुलेट वैल्यू। एक कितना है ये समझ रहे हो आप? देखिए लेट्स में कुछ एक गूगल से चीज निकालते हैं, चलो समझते हैं। एनर्जी कंजप्शन ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया इन जूल्स, देखिए कितना है, ठीक है। तो पर कैपिटा नहीं पूछा मैंने, अब ये तो बहुत ज्यादा घटिया बात बोली है। एनर्जी पर कैपिटा नहीं बोला, टोटल टोटल जस्ट देखें, टोटल एनर्जी कंजप्शन, हाँ तो ये बोल रहा है पेंटा जूल इन जूल, एक्सा जूल, तो जी बोल रहा है। अब ये इतनी एनर्जी होती है समझो कि आराम से एक शहर 1 साल तक चल ले, ज्यादा ही चल ले, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी होती है ये, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाँ 10⁻16 हो जाएगा, सॉरी ऊपर 8 है तो 16 हो जाएगा, आई एम सॉरी। हाँ देखो, देख लिया तुमने, अच्छी बात है। चलो देखो, अब देखो ध्यान से, ये इतनी एनर्जी होती है, मैं एग्जैक्ट अभी फिगर नहीं कर पा रहा गूगल, पर ये बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। समझो कि एक शहर के बस्ती एक शहर आराम से चल जाती है एनर्जी से। तब 1 किलो मास में इतनी एनर्जी है कि आपका जो है एक शहर चला दे यार, समझ रहे हो आप कितनी एनर्जी होती है साल भर के लिए, इतनी एनर्जी होती है। तो इतनी एनर्जी, इतनी बल्कि ज्यादा ही होता होगा, मुझे तो लगता है पूरा इतनी एनर्जी में, समझ रहे हो 10⁻16 में तो कितना होता होगा भाई, बहुत ज्यादा एनर्जी है। पर अपन इसको भी बहुत एक्सपर्टली कर नहीं पाए है ना, सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ छोटे छोटे जगह पर अपन ये कर पाते हैं, तो अपनी कमी है ये करने लग गए बेटा तो अपन फोड़ डालेंगे, समझ रहे हो? तो इतना 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 ज्यादा है, आप समझ रहे हो? इतना एनर्जी समझ रहे हो कितना होता है भाई? मोल से तो कमी है, मोल में 23 हो जाएगा ना 1 मोल जूल में, पर ठीक है, समझ रहे हो कितना भयंकर एनर्जी है भाई। चलो बात करें पावर की, आखिरी मेजर डेफिनेशन है, फिर इसका समझते हैं पावर क्या होता है बेटा। द टाइम रेट ऑफ वर्क डन, क्या? टाइम रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड पावर। सिंपल सी टर्म्स में बोलो तो बेटा क्या हो जाएगा? देखो समझो, मेरा भाई जो है बहुत मेरे से ज्यादा पावरफुल है, समझते हैं इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं, इजी सी चीज है। देखो बेटा, मैंने बोला समझो समझो समझो, मैं 1 नंबर का आलसी इंसान है, मेरे को पूरा घर भर कपड़े वपड़े जमाने का बोला मम्मी ने, बोला करता करता हूँ, मैंने सुबह चालू कर रात तक आराम से खत्म करा, सोचो सोचो बीच में खाना वाना भी खा लिया। मेरा भाई जो है बहुत एक्टिव है भैया, भयंकर एक्टिव इंसान है, ठीक है। उसको मैंने बोला, उसने आधे घंटे में जमा के रख दिया। हम दोनों ने काम तो बराबर ही किया है, पर ज्यादा तारीफ किसकी होगी, मेरी या मेरे भाई की? आप बताओ, जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बताओ। अमृता एनीवन सेल्स बेटा, माय फ्रेंड बेटा, नहीं बेटा कोई दोस्ती नहीं करेगा तुझसे, गलत बात। चलो आज टाइम नहीं, फटाफट से देखो बेटा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, समझो 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 भाई की। तो भाई पार जाता है, क्योंकि उससे सेम काम जो है वो कम टाइम में कर दिया था। अच्छा कौन होगा जो सेम काम को कम टाइम में करे? उसे अपन ताकतवर बोलेंगे भैया। देखो तो पावर क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। तो पावर क्या होता है बेटा? वर्क डन अपॉन में टाइम या फिर एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी अपॉन में टाइम, इसे बोलते हैं पावर। ठीक है, पावर भी स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट पावर की क्या होती है? वाट। बेटा बताओ ऐसा यूनिट क्या है पावर की? वाट सर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। बल्ब आता है ना, 4 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब देखा है आपने? वो बल्ब पे क्या लिखा होता है? पावर लिखी होती है, एनर्जी नहीं होती, वाट। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन में टाइम।
तो बस एक टी से वो डिवाइड हो जाएगा, ml/t-2 था अपॉन में टाइम, ml/t-3 हो गया। ठीक है, सिंपल है। वाट, ठीक है। अब 1 किलोवाट, किलो मतलब 1000 वाट होता है। एक और होती है यूनिट पावर की, हॉर्स पावर, तो 746 बोलते हैं इसको, 746 वाट या 746 वाट होती है। 1 HP लिखते हैं इसको, 1 HP हॉर्स पावर, 746 वाट आ जाएगी। बेटा बात समझ में आई, बोलो क्लियर है? हाँ अरे हेरी यू आर यूजर वाट, बेटा पावर की यूनिट है, बहुत सही। सिंपल सिंपल चीजें होती है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं होता। तो ये हॉर्स पावर आपने देखा है जनरली कार वार को बोलते हैं ना, इतना हॉर्स पावर की कार है हमारी, ये है वो है, झांकी मारते हैं। कुछ नहीं बेटा, वाट बोल देता, ये झांकी मारने का तरीका होता है। ठीक है, कि मेरी कार जो है 1 हॉर्स पावर की है बेटे, 746 वाट की है। बकवास ना कर तू, मुझे फिजिक्स आती है। ऐसे बड़े बड़े शब्द देख के लोग कैसे बेवकूफ बनाते हैं, भैया खतरनाक। ठीक है, क्लियर है बात? अब इसके फॉर्मूला देख ले पावर के क्या होते हैं बेटा। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन अपॉन में टाइम, तो dw/dt बोल लो, या d एनर्जी/dt बोल लो, एक ही बात है। वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx/dt। dx/dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो पावर का एक और फॉर्मूला आता है बेटा, F.V या F.V cos थीटा। तो इस चैप्टर में 2 डॉट प्रोडक्ट होते हैं बेटा। ठीक है, एक तो वर्क का होता है, एक पावर का होता है। ठीक है, वर्क क्या होता है बेटा, F.S या F.S cos थीटा अपॉन में टाइम करा बेटा, कुछ नहीं। तो बस डिस्प्लेसमेंट अपॉन जब टाइम, पावर के 2 फॉर्मूले होते हैं बेटा, एक ये चलता है और एक दूसरा वाला मेन फॉर्मूला कौन सा है, 2 पावर हो जाएगा वर्क डन अपॉन में टाइम या फिर एनर्जी अपॉन में टाइम। तो बस वही इसमें अपॉन में टाइम कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, और कुछ नहीं बेटा। तो पावर हो जाएगा F.V या F.V cos थीटा, दैट्स इट। बेटा बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है भाई? तो ये फॉर्मूला समझ में आया, F.V कहां से निकल कर आया बेटा, ये फॉर्मूला क्या है, ये कोई नया ऐसा अजीब सा फॉर्मूला नहीं बनाया आपने। वर्क डन का जो था अपॉन में टाइम करा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या हो जाता है बेटा, वेलोसिटी आ जाता है। तो बस वही से निकल कर आया। ठीक है, तो इसे कुछ एकदम नया नहीं पढ़ा अपन ने। लास्ट चीज पढ़ेंगे अपन, वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा आज। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम एक थ्योरम है जो बोलती है कि दुनिया में जितना तुम काम करोगे वो बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से। सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, बिल्कुल सही बोला तुमने कि भैया जैसे यहाँ पर ये है, ये चाय का डब्बा है, ठीक है, अभी इसके ऊपर कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मैंने काम करा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, मारा काइनेटिक एनर्जी आ गई। देखा आपने, मैं करूंगा काम आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला। समझ में आया क्या हुआ बेटा? फिर से देखो, जैसे चाय के डब्बे का ढक्कन है ये, अभी इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, मैं करूंगा काम, वैसे आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। को मैंने करा, वो काम करूं, इस पर देखो F.S लगाऊं, काम करा, आ गई काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल ही नहीं है इसमें। वर्क डन क्या होता है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। आओ समझते हैं इसको, लेट्स प्रूव। टू प्रूव वर्क इज इक्वल टू चेंज इन या काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर वर्क डन होगा। करते हैं, तो मैं करता हूं डी ऑफ dt ऑफ काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टाइम। चेंज इन एनर्जी अपॉन में टाइम ही वर्क डन होता है, ऐसे देखा जाए तो। करते हैं इसको, देखो इजी चीज है, d/dt काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½mv²। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो फिर से देखो, काइनेटिक एनर्जी होता है ½mv², डिफरेंशिएट कर दिया, dk/dt इस ½ तो कांस्टेंट है, dv²/dt। सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं, आराम आराम से बात ये। ठीक है, डिफरेंशिएशन करें बेटा, dk/dt इस ½ v² का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2v dv/dt,
2 से 2 काटो, डीके बाई डी टी क्या हो जाएगा? समझो आराम से करो, कोई मुश्किल बातें नहीं। डीके बाई डी टी क्या हो जाएगा? एम वी डी वी बाई डी टी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एम वी डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। ठीक है, या एम वी डी वी बाई डी टी को क्या लिख दिया मैंने? एक्सेलरेशन लिख दिया। डी के बाई डी टी क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, बहुत मुश्किल नहीं है। एम ए लिखा, वी को लिख दिया डी एक्स बाई डी टी, एम ए वी ए डी एक्स बाई डी टी है। डी टी से डी टी काट दो। ठीक है, तो मा तो क्या होता है? फोर्स हो जाता है मा, तो डी के बराबर एफ डॉट डी एक्स हो गया। अरे अब इंटीग्रेट कर दो। डी काइनेटिक एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स क्या होता है? वर्क डन। हेंस प्रूफ्ड। ये प्रूफ एनसीईआरटी का है बेटा, लाइन बाय लाइन है ये, सेम टू सेम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का प्रूफ है ये। इसमें मैंने मन से कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, ये भैया देखो, ये अपन इससे इजी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के दिन अपन एनसीईआरटी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, टू प्राउ कर दिया प्रूफ की जगह मैंने, सॉरी। ठीक है, एक और दे रखा है, टू प्रूफ सेम, ये के फाइनल माइनस के इनिशियल बराबर वर्क डन इफ फोर्स इज कांस्टेंट। अपन इससे आसानी से प्रूव कर लेंगे बेटा, अपन और इजी तरीके से करेंगे, पर ये स्कूल में करना पड़ेगा आपको, इसलिए लिखवा दिया बेटा, एनसीईआरटी का है पूरा। बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद है? थर्ड इक्वेशन याद है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as था, याद आया? ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दे पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय m बाई 2 कर दो। m बाई 2 वी स्क्वायर माइनस m बाई 2 यू स्क्वायर बराबर m बाई 2 2as। 2 से 2 काटो, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ एम यू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर एम मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, के फाइनल माइनस के इनिशियल बराबर वर्क डन। हेंस प्रूव्ड। बेटा याद रखना कैसा सवाल पूछा हुआ है। थर्ड इक्वेशन से भी दोनों एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है कौन सा करना है। बेटा अगर बोला थर्ड इक्वेशन से कब प्रूव कर सकते हो आप? जब फोर्स बोला है कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। इसको अपन, ये आपको स्कूल के लिए पढ़ाया गया और कुछ नहीं बेटा। ठीक है, ऐसा का ऐसा कॉपी में नोट कर लेना इसको अच्छे से। इसको एक बार वापस देखेंगे अपन जब पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एनसीईआरटी बेसिक पढ़ रहे हैं बेटा, इसको वापस करेंगे अपन, है ना? इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको अपन ट्यूसडे को वापस से पढ़ेंगे, तब अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ नोट करना है। ठीक है, नोट कर ले भैया। अच्छा, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको कंफ्यूजन था कब ये यूज करना है कब ये यूज करना है, दोनों स्कूल में करवाते हैं। तो ये कब यूज करना है? जब फोर्स कांस्टेंट है, ये हमेशा वैलिड होता है, दिस इज ऑलवेज वैलिड। नोट कर लिया बेटा? नोट करके यस कर दो बस, है ना? अपन यहां पे आपकी जो है एनसीईआरटी है, ठीक है, कंसेप्ट इसको ट्यूसडे को करेंगे। ठीक है, क्योंकि मंडे को जो लेक्चर है उस पर वर्क के ऊपर बात होगी, ट्यूसडे को इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ट्यूसडे को समझेंगे इसको डिटेल में। अभी सिर्फ प्रूफ से लिखने के लिए बोला, सिर्फ एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो चलो
कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लास्ट टॉपिक है, एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी इसके बाद, एक आध डेरिवेशन बचेगा, बाकी एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है समझते हैं। बेटा देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनमें काइनेटिक, अगर फ्रिक्शन विक्शन हटा दो, कुछ भी नहीं लग रहा है, तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है, मैकेनिकल एनर्जी, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, थ्रू आउट मोशन। ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस आर द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, थ्रू आउट द मोशन, वाइल दैट नॉन कंजर्वेटिव में कांस्टेंट नहीं रहता, पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, जनरली कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं वो स्टेट फंक्शन, जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो स्टेट फंक्शन होता है हमेशा। ये भी लिखें, अब आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हो ना, तो मैं इसलिए साथ में बता रहा हूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ये होता है स्टेट फंक्शन। ठीक है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है पाथ फंक्शन। कंजर्वेटिव फोर्स होता है जैसे ग्रेविटी वगैरह हो जाता है, इनमें क्या होगा देखो, यहां से यहां लाया mgh एनर्जी होती है। अब तू यहां से लिया, यहां से लिया, यहां से गोल घुमा के झुमरी तलैया घूम घूम कर आकर यहां लिया, कहीं से भी लेकर आना यहीं पर ही है। तो यहां से ये ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे 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 लिया, ऐसे झुमरी तलैया जाके घूम फिर के आके चक 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 कर लिया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? mgh तो mgh ही रहेगा एनर्जी। ऐसे फोर्सेस जो होते हैं इनको सिंपल टर्म्स से बोलते हैं कंजर्वेटिव, कि पोटेंशियल काइनेटिक बराबर रहेगी हमेशा। समझ में आई बात? ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस स्टेट फंक्शन होते हैं, और कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी कैन बी ओनली बी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस की ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। बात समझ में आई? नॉन कंजर्वेटिव से फ्रिक्शन वगैरह हो गया, अब फ्रिक्शन की कभी पड़े, फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी, फ्रिक्शन खुद हंस देगा, अरे भाई मैं तो नॉन कंजर्वेटिव हूँ, मेरी पोटेंशियल मेरी निकाल दी। सही बताओ, मैं मेरी, अरे नहीं यार मेरी नहीं नहीं, अरे मेरी यार नहीं, सच बोलो मेरी निकाल दी, है ही नहीं, फ्रिक्शन ही नहीं मानेगा भैया। समझ में आई बात बच्चों? तो नॉन कंजर्वेटिव जैसे फ्रिक्शन हो जाता है, हीट हो जाता है आपका नॉन कंजर्वेटिव, आप कभी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हीट पढ़ोगे ही नहीं, होती ही नहीं है। ठीक है, बेचारे खुद शौक में रह जाएंगे, ये क्या बकवास कर रहा है, ये मेरी एनर्जी निकाल दी। अरे बात समझ में आई बेटा? क्लियर है बात? पक समझ में आई बात? फ्रिक्शन को भरोसा ही नहीं कि मैं कंजर्वेटिव नहीं है भाई, एनर्जी निकल ही नहीं सकती, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस स्टेट फंक्शन होता है, उन्हीं की पोटेंशियल एनर्जी निकलती जो स्टेट फंक्शन होते हैं। ठीक है, अरे भाई बात समझ में आई? क्लियर है बात है? तो ये अब आपने स्टेट और पाथ फंक्शन पढ़ लिया है केमिस्ट्री में, तो मैंने ये पार्ट यहाँ पे जोड़ दिया कि चलो पढ़ा हुआ है तो लिंक हो जाएगा बेटा, वहां से जो चैप्टर पढ़ रखा है ना उधर से तो थोड़ा लिंक हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा आपको। तो आप समझो वर्क डन, फिर आप कितना घुमा सकते हो, देखो ऐसे बोला वर्क डन क्या है, तो आंसर क्या जाएगा बेटा? पाथ फंक्शन। देखो कितना सेक्सी काम है, मतलब अब आपको ऐसा घुमाऊंगा ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के वाट लगभग आ जाएगा। देखो मैंने बोला वर्क डन बताओ क्या है, तो वर्क डन क्या होगा? पाथ फंक्शन होगा। वेरी गुड, शाबाश, पाथ फंक्शन है। मतलब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या है? तो ये तो स्टेट हो गया। अच्छा स्टेट हो गया। ओहो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? ये भी स्टेट फंक्शन हो गया। अच्छा अच्छा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? जैसे फ्रिक्शन टाइप जो हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा पाथ फंक्शन, ये पाथ पे करेगा डिपेंडेंट बेटा। तो आप समझ में आया कितना घुमा, इसमें आपको कितना घुमाया जा सकता है। और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो होता है, इसी को आप एंथैल्पी बोलते हो बेटा, एक तरीके से देखा जाए तो। एंथैल्पी क्या होता है? वर्क डन जब क्या होता है? प्रेशर इज कांस्टेंट,
प्रेशर इज कांस्टेंट वाला वर्क डन होता है ना एंथैल्पी, डेल्टा एच बोलते हो आप केमिस्ट्री में, वर्क व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। ये बहुत सेक्सी कंसेप्ट है, पढ़ाऊंगा आपको थोड़े दिन बाद में, मजा, इतना मजा आएगा इसमें, आपको मजा ही आ जाएगा, नेक्स्ट लेवल मजा आएगा, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। वर्क डन जब प्रेशर इज कांस्टेंट बोलते हैं एंथैल्पी। प्रेशर कांस्टेंट मतलब क्या है, फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर, तो ये फोर्स कांस्टेंट, एरिया तो सेम ही रहता है। तुम्हारे तुम पिस्टन विस्टन में कौन सा एरिया बदल जाता है तुम्हारा, यही तो तुम्हारा वर्क डन होता है, गैस को पिस्टन में भर के वर्क डन करवाते हो भैया तुम, इसमें कौन सा एरिया कम ज्यादा हो रहा है, एरिया तो वही रहेगा हमेशा। तो फोर्स कांस्टेंट मतलब प्रेशर कांस्टेंट मतलब एंथैल्पी बोल रहा है भाई ये, और कुछ नहीं बोल रहा, एक ही बात होती है, मजा आ रहा है। तो ये फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा मिक्स कर दिया अपन ने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा हीटेड कांस्टेंट प्रेशर तुम बोलते हो, चलो कोई नहीं, एंथैल्पी की बात नहीं कर रहे अपन फिर, चलो अभी कंफ्यूज हो जाओगे, फिर हीट वर्क डन पूरा अच्छे से कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, आराम से बात करते हैं। हाँ हाँ, हीटेड कांस्टेंट प्रेशर होता है एंथैल्पी, सही बोल रहे हो तुम। वर्क डन से क्या रिलेशन होता है, क्या होता है, थर्मो में पढ़ाऊंगा मैं, अभी इनमें नहीं जाते, इतना यहाँ तक बहुत है समझने के लिए, इतना आपके लिए बहुत है चीजें। आते हैं टू ब्लॉक सिस्टम के ऊपर बेटा। पहले इट वॉज इन सिलेबस, ठीक है, इट वॉज इन सिलेबस। एक सेकंड रुक जाओ, एक मिनट होल्ड करना बेटा, एक बार फिर से सिलेबस चेक कर लेता हूं मैं नीट का, एक सेकंड रुक जाओ। सिलेबस में तो ये था, फिर इसको शायद सिलेबस से हटा दिया था लास्ट ईयर ही, अब लास्ट ईयर हटाया इसलिए एक सेकंड स्किप हो रहा है मेरे माइंड से, और फिर भी वन पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट ईयर के पहले तक तो था ना सिलेबस में। एक सेकंड रुक जाओ, ये आपका नीट का सिलेबस, नीट का सिलेबस तो वैसे आपको पता होगा ना, आपको भेज, ये आपको भेजूँ एक बार, नहीं पता हो तो जो आपका वर्क एनर्जी पावर में सिस्टम है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ये है वगैरह है, पोटेंशियल स्प्रिंग वगैरह नहीं है आपका, और लॉज ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में भी नहीं है, हटा दिया ये। तो बेटा दिस वाज इन सिलेबस, अब सिलेबस में नहीं है ये, तो आपको पुराने पीवाईक्यू वगैरह में मिल जाएगा, इसलिए अपन इसको अभी भी पढ़ रहे हैं, इसको हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, जो कंसेप्ट अपन को समझ में आ जाएगा, कुछ नया पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, बहुत सिंपल कंसेप्ट होगा, दो डब्बे होते हैं, इसको मान लो M2, इसको मान लो M1। क्या होगा, इस पे कभी फोर्स F लगा दूंगा, कभी नीचे वाले पे F लगा दूंगा, समझो। तो क्या होगा, यहां बीच में फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन चाहेगा ये बॉक्स दोनों साथ में चले, देखो तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको अपन प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। जैसे लेट से कि आपके घर में कोई डब्बा है, हाँ जैसे समझते हैं, ये एक डब्बा है, ठीक है, एक सेकंड को, ये डब्बा है, डब्बे के ऊपर ये एक और डब्बा है, लेट स्टडी टू ब्लॉक सिस्टम, समझो कुछ नहीं है, देखो समझो समझो समझो, सिंपल सी बात है। देखो अभी मैं इस डब्बे को इधर लेकर आ रहा हूँ, ये दोनों साथ में चल रहे हैं, मैं भेज दूंगा सिलेबस, आपको भेज दूंगा, अभी टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ये दोनों साथ में चल रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का भेज दो पूरा सिलेबस, मैकबुक नहीं भी, लैपटॉप है बेटा, कंपनी से मिला हुआ है वो भी, फिजिक्स वाला ने दिया है, मेरा खुद का नहीं है, घर का है। देखो ध्यान से भाई, देखो ये टू ब्लॉक सिस्टम है, दिख रहा है सबको टू ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, पर ये फोर्स बहुत तेज, अभी देखो साथ में चल रहे हैं, अभी साथ में चल रहे हैं, फोर्स मैंने बहुत तेज कर दिया, धट अलग होगा, अलग अलग चले, अलग अलग आया, एक्सेलरेशन देखा तुमने, नीचे वाला आगे निकल गया, धट ये गिर गया, देखा नहीं देखा बेटा। फिर देखो टू ब्लॉक सिस्टम क्या है, टू ब्लॉक सिस्टम क्या है, देखो देखो देखो, ये दोनों भी साथ में चल रहे, साथ में चल रहे, साथ में चल रहे हैं, एक फोर्स जब तक तेज बढ़ाए तो भी साथ में चल रहे हैं, पर फोर्स जब बहुत तेज बढ़ाया अलग अलग हो गए, यही बस यही होता है टू ब्लॉक सिस्टम, और कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेट करके निकालते हैं, कहता है फोर्स पापा, फोर्स का पापा, इसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू जी, म्यू जी M1 प्लस M2, M1 अपॉन M2, फोर्स का पापा, अप प्लस डाउन, अप अपॉन डाउन, ठीक है। इससे कम फोर्स है तो साथ चलते हैं, पापा से बड़ा हो गया तो फिर अलग चलने लग जाएगा, सेम M1 M2 है बेटा ये, यहां म्यू होता है फोर, अगर फोर्स आपने नीचे लगाया, जैसे मैं अभी लगा रहा था,
तो इससे भी फिर निकालते हैं एफ पापा, आ जाएगा म्यू जी m1 प्लस m2, बस इतना ही आता है। ठीक है, m1 अपॉन m2 नहीं आता जब नीचे फोर्स लगाते हैं तब। देखो बेटा, देखो 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 देखो, देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तो अलग हो जाएगा। पहले फॉर्मूला लिख लो एक बार कॉपी में फटाफट से बेटा। ठीक है, इससे कम लगाओगे तो क्या होगा, साथ चलेगा। ठीक है भैया, सवाल देखो आप, मेनली सवाल आता है फोर्स पापा पूछ लेते हैं कितना लगेगा भैया, ये कितना होगा ये बताओ। कब तक साथ चलेंगे, जब तक पापा से छोटे हो तो साथ चलोगे। पापा से तेज चलो, पापा लात मारो घर के बाहर निकाल दे, भाई भाई तेज चल रहा है तू, अलग। तो फोर्स पापा, क्या भाई फोर्स पापा समझ में आई बात? बोलो भाई, बात समझ में आई है? बोलो भैया, पक्का बताओ बेटा। हाँ बेटा, बता तो दिया आपको, कोई बैच से एम्स नहीं निकलता है। एम्स निकलने के लिए पढ़ना पड़ता है, इस बकवास करने से नहीं निकलता बेटा। ठीक है, अरे बोलो भैया, समझ में आई बात? तन्वी समझा रही थी बेटा, समझा मैं तो स्पैम आ रहे हो कब, कल 3 दिन से यही पूछ रही हो बस, तो मजा आ रहा है पूछने में। ठीक है, ये सवाल है, एफ मैक्स फॉर विच ब्लॉक्स मूव टुगेदर, कैसे निकालोगे भैया फोर्स पापा? फटाफट से बताओ, फोर्स पापा बताओ कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ बेटा। फोर्स पापा निकालो फटाफट से, इजी है। डेरिवेशन करना है इसका, मैं डेरिवेशन की हिंट दे देता हूं बेटा कैसा हो जाएगा। देखो मैं थोड़ी हिंट दे देता हूं, कर खुद लेना डेरिवेशन इसका। अपन पढ़ा एक्सेलरेशन क्या होता है अगर साथ चल रहे हैं तो, फोर्स अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2। अब देखो, इस पे पीछे लगेगा फ्रिक्शन, नीचे वाले पे आगे लगेगा फ्रिक्शन। नीचे वाले को देखो, इसको कौन चला रहा है? फ्रिक्शन चला रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन बराबर तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन अपॉन में इसका मास m2। ठीक है, सेम इसमें लगेगा, a बराबर f अपॉन में m1 प्लस m2, और इस डब्बे पे देखें तो फ्रिक्शन अपॉन में m2 हो जाएगा। बस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे तो फोर्स पापा निकल के आ जाएगा। इसमें फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? पहले वाले में मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रिक्शन के? म्यू mg। दूसरे वाले में क्या हो जाएगी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू? देखो आप, नहीं दूसरे वाले में, सॉरी दूसरे वाले में ऊपर वाले पे बनाएंगे ना, क्योंकि ये इसमें ये आगे जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ऊपर वाले को आगे धक्का दे रहा है फ्रिक्शन, बराबर फ्रिक्शन बाय m2। इसमें फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी म्यू mg, म्यू m1g। इस वैल्यू को यहां पे रख दो और सॉल्व कर लो। ठीक है, इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू, ऊपर वाला मास m1 होता है, नीचे वाला m2 होता है। भाई क्या कर रहा है? तो यहां पे अपॉन में m1 आएगा। बस इसको यहां पे रख दो, सॉल्व कर लो बेटा, तो m1 कट जाएगा, ये निकल के आ जाएगा फोर्स पापा। इनको सॉल्व करना है बस आपको। तो ये आपको हिंट दे दी है, क्योंकि अब सिलेबस में नहीं रहा तो अपन इसको डिराइव नहीं कर रहे इसलिए। ठीक है, ठीक है, अपन इसको डिराइव नहीं करें क्योंकि सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अपन सिर्फ इसलिए इतना पढ़ रहे हैं जितना से काम हो जाए अपना। ठीक है, तो डेरिवेशन करने का सेंस नहीं है। हाँ, ये चैप्टर जो है इसमें अपना हल्का सा पार्ट बचा हुआ था लास्ट चैप्टर का। ठीक है, तो अपन हल्का सा बता रहे हैं, ये इस चैप्टर का लास्ट चैप्टर का बेटा एनएलएम का पार्ट है ये। तो आपको सिर्फ फोर्स पापा पता होना चाहिए, दैट्स इट। कहाँ से आया बहुत जान के कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ फोर्स पापा निकाल लो बस। कैसे निकालोगे? ऊपर लगाए तो क्या लगेगा फोर्स पापा, क्या होगी वैल्यू? जल्दी से बताओ बेटा। म्यू जी m1 प्लस m2, m1 बाय m2। जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट से बताओ। जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट से बताओ क्या आएगा इसका आंसर, फटाफट बताओ सवाल का जवाब, जल्दी बताओ भैया क्या होगा इसका आंसर। 3 आएगा। म्यू कितना है? 0.1, जी है 10, m1 प्लस m2 6 हो गया, m1 बाय m2 2/4 1/2 हो गया, काटो 3 30 इंटू 0.1 3 न्यूटन आ जाएगा। तो अगर फोर्स 3 न्यूटन या कम है तो साथ चलेंगे, ज्यादा है तो अलग अलग हो जाएंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता बेटा। सेम सवाल है, इसमें नीचे लगा लो एफ, होमवर्क है करना। फोर्स क्या आएगा इसमें? म्यू जी 0.1 इंटू जी इंटू
m1 प्लस 15 5 से आ जाएगा 75 न्यूटन। फोर्स पापा निकालना है बस। फोर्स मैक्स इसके लिए साथ चलेंगे, फोर्स पापा पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा बेटा, फोर्स पापा पूछ रहा है। पापा फोर्स का फॉर्म्स का हमसे समझ में आया? सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है, होमवर्क घर पे करना आराम से, ठीक है। सेम सवाल किस में आया था? जेई में 2021 में आया था बेटा। देखो सेम सवाल आ रहा है, देखो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड तो ब्लॉक मूव टुगेदर, बताओ कितना है। फोर्स पापा पूछा, नीचे वाला केस है, कर दोगे फट से? ये भैया देखो जेई का सवाल है, यही याद, इसके अलावा कोई सवाल ही नहीं फंसता इसमें, यही सवाल होते हैं। साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, अरे बता देंगे। फोर्स पापा से छोटा तो चलेंगे, नहीं है तो नहीं चलेंगे। डिटाक सवाल देखो हो जाएगा जेई का सवाल, ये कि नहीं हो पाएगा, देख लो करके फटाफट से। बता भाई इंटीजर टाइप है, फटाफट से बता, फटाफट से बता क्या होगा इसका आंसर, झट से बताओ कैसे करोगे इसका आंसर, निकालो फटाफट। फोर्स पापा पूछा है साथ चलने के लिए भैया, तो म्यू जी m1 प्लस m2 होगा इसमें, नीचे वाला पे लगाए ना, क्या हो जाएगा 0.5 इंटू जी इंटू 1 प्लस 2 3, ये जाएगा 5 3 था 15 न्यूटन। सवाल ही हो गया भैया, ले भैया आंसर आ गया तेरा। भाई बहुत 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 सिंपल सवाल होते हैं वाले। अरे बात समझ में आई, क्लियर है बात? चलो बहुत सारी कहानियां सुनानी है बेटा आपको, पर समय नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, पूरी करते ना बेटा। एक काम करो, आज कल तो नहीं आ पाया मैं लाइव, थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे, आज लाइव आता हूँ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मैं अभी क्लास खत्म करके एयरपोर्ट के लिए निकलूंगा, तो मैं एयरपोर्ट पहुंच के इंस्टा पे लाइव आ जाऊंगा, ठीक है। फिर आपको वहाँ कहानी सुनाऊंगा बढ़िया वाली। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1515। स्टॉप करो फुल भैया, क्या है आंसर? और आ गया होगा बहुत सारे लोगों का, तो भैया हो रहा है, जेई के सवाल है बेटा, यूं ही हो रहा है। देखो नीट में इस पर सवाल पीआई क्यों नहीं मिला मेरे को, है ना, नीट में नहीं आए सवाल, जेई में आए, नीट के सिलेबस से हट चुका है, बताया था आपको मैंने। एक सवाल होमवर्क कर लो, सेम इस टाइप का है, ठीक है। वही है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ब्लॉक ऑफ मास एम तो दे मूव टुगेदर। एफ नीचे डाला है बस, है ना, और शायद जी की वैल्यू 9.8 रखी है इसमें, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन देख के लग रहा है, कर लेना बस, इतना ही है बेटा। अब आपका है मॉड्यूल फुल हो जाएगी, आपकी पूरी हो जाएगी लॉज ऑफ मोशन की, कर लेना अच्छे से, ठीक है, आराम से करना, ठीक है बेटा। चलो नहीं यूज करते कोई बात नहीं, थैंक यू, ठीक है, क्योंकि इधर तो करने का सेंस ही नहीं बनता बेटा। अरे बात समझ में आई बेटा, क्लियर है बात? पक्का बोलो क्लियर है बातें? चलो बेटा मिलते हैं क्लास के बाद में, इतने ही पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, मजा आया क्लास में? बताओ आज अपन ने क्या करा, पूरी एनसीईआरटी कर ली, ठीक है। एनसीईआरटी का एक आध डेरिवेशन बचा हुआ है, बाकी अपन ने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली है। स्कूल में यही सवाल आएंगे जो आज पढ़े, एक दिन में स्कूल खत्म। अच्छा ये मैंने नया चीज इंट्रोड्यूस करी, आप बोलो हर चैप्टर में ऐसा ही करें अपन, बताओ। मैं सोच रहा हूँ उसको हर चैप्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं अपन, ऐसा कि पहले अपन हर चैप्टर में एक दिन में पूरा स्कूल की थियरी और इंट्रोडक्शन ले लेंगे, चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया कैसा कैसा होता है, फिर अब बच्चों की क्लास में डेरिवेशन कर लिए और फिर न्यूमेरिकल कर लिए भयंकर भर भर के। थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया मैंने चैप्टर, जो कि छोटा चैप्टर है ना, और सब चैप्टर से छोटे छोटे है, तो थोड़ा ऐसे डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। कितना सिंपल था आज का चैप्टर, पूरी थियरी कवर हो गई। अरे इसमें सब थियरी याद भी हो गई, चैप्टर का ओवरव्यू भी मिल गया, जो फॉर्मूला है बेसिक बेसिक वो भी याद हो गया साथ साथ में। तो इसको कल करते हैं आराम से, ठीक है। बात समझ में आई, मजा आया? चलो बाय बाय बच्चे, लव यू। अब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे हम, तब हम फोड़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे हम पेन छोड़ेंगे, नेट को फोड़ेंगे। बाय 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 बाय।